तो वर्टिकल स्ट्रिप ली इस केस में, तो मेरा जो रीजन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, मतलब मुझे निकालना होगा एरिया ऑफ दिस रीजन प्लस एरिया ऑफ दिस रीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो भाई यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेने पे तो मेरी कैलकुलेशन बढ़ गई, तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप नहीं लूंगी, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप नहीं लूंगी, मैं क्या लूंगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगी। देखो यहाँ पर अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली, ये देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, ये लो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे कौन रन करता है, एक्स रन करता है। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देखो, इसको अगर मैं इधर भी लूती हूँ तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो तो किस पे रन करेगा, वो तो पैराबोला पे रन करेगा, राइट। और इसका जो राइट वाला पार्ट है वो किस पे रन करेगा, वो रन करेगा सर्कल पर, तो ये स्ट्रिप मेरी यू मूव करेगी। तो इस केस में मुझे क्या लेना होगा, मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा टू गेट द एरिया ऑफ दिस रीजन। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों का चल रहा था क्विक रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेके 5th तक का क्विक रिवीजन देख लिया था, राइट। अब 6 ऑनवर्ड जो भी चैप्टर्स है उनका क्विक रिवीजन हम लोग आज के सेशन में देखते हैं, ठीक है गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए जी, तो चैप्टर 6 की बात करते हैं। चैप्टर 6 है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये हमारा चैप्टर 6 है। इसका क्विक रिवीजन हम फटाफट से देख लेते हैं, इवन क्विक रिवीजन रहेगा बट डिटेल में रहेगा, ठीक है गाइस। चलिए जी, तो चलो तो यहाँ पर सबसे पहले बात करी गई है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशन पे जाती हूँ, मान लीजिए मेरा कोई भी फंक्शन है जो कि डोमेन डी से आर पे डिफाइंड है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी फंक्शन का नेचर रहता है वो डोमेन पे डिपेंड करता है, डोमेन पे देखता है कि डोमेन पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है, राइट। ये देते ना, तो डेफिनेशन क्या है, सपोज करो अगर मैंने लिया x1 एंड x2 आर द आर्बिट्री पॉइंट ऑफ द डोमेन सच दैट x1 इज लेस देन x2। अगर मैंने ये लिया और आई एम गेटिंग कि x1 की इमेज इज ऑल्सो लेस देन x2 का इमेज, इफ x1 इज लेस देन x2 तो इनकी इमेजेस में सेम रिलेशन है, मतलब x1 इमेज इज लेस देन x2 इमेज, दैट इज f at x1 इज लेस देन f at x2। या इक्वालिटी भी अगर आती है तो हम बोल देते दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग। एंड डिक्रीजिंग के लिए क्या रहेगा, डिक्रीजिंग के लिए वही सेम, इफ x1 इज लेस देन x2 लेना तो ये रहेगा, इफ दिस इंप्लाइज दैट इमेज ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इमेज ऑफ x2 रिवर्ट हो जा रहा है, यहाँ पर इमेजेस में साइन इनइक्वालिटी का साइन रिवर्ट हो जा रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम अगर ये रिलेशन अगर मुझे मिल रहा है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग कहलाएगा, राइट। दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू डोमेन डी, जो कि इस रिलेशन को होल्ड कर रहे हैं, इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहे हैं। सारे x1 और x2 जो कि डोमेन में आ रहे हैं, अगर ये रिलेशन होल्ड हो रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा, ये रिलेशन होल्ड हो रहा है तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग कहलाएगा। ये तो आ गए मैथमेटिकल डेफिनेशन, क्लियर है, ओके। ओरल डेफिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ ना, ग्राफिकल डेफिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हुआ जब डोमेन का पॉइंट जो x है, x अगर मेरा लेफ्ट से ग्राफिकली अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जो डोमेन का पॉइंट है, डोमेन का पॉइंट जो है x, राइट, वो जब लेफ्ट से राइट में मूव करता है, जब x लेफ्ट से राइट में मूव करता है तो फंक्शन का जो ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ अगर मूव करता है अप, अगर फंक्शन का ग्राफ मूव करता है अप, राइट, तो फंक्शन होता है हमारा इंक्रीजिंग। और अगर सपोज करो जो डोमेन के पॉइंट है दैट इज x जब मेरा लेफ्ट से राइट में मूव करता है, x तो ऑलवेज लेफ्ट से राइट में ही जाएगा, बट जब फंक्शन का ग्राफ अगर मूव टू डाउन रहेगा, मूविंग डाउन रहेगा तो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। क्लियरली ये हमारी ग्राफिकल डेफिनेशन हो गई, ठीक है, तो ये क्लियर है, अच्छा ओके। अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो देखो बेटा इधर देखो, अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मुझे क्या मिल रहा है, क्योंकि मैं अभी क्या पढ़ रही हूँ, मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रही हूँ, तो डेरिवेटिव का यूज रहेगा ना फर्स्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, राइट। चलो अब यहाँ पे देखो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो गया, ये मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो गया। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, इसके अगर किसी भी पॉइंट पर अगर मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी है बेटा, ठीक है, ये मल्टीपल टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी है, तो हमें क्या मिला, टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल थीटा बना रहा है, ये थीटा क्या हो रहा है, एक्यूट हो रहा है, एक्यूट एंगल हो रहा है, ठीक है। और इस एक्यूट एंगल पर अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू देखती हूँ, टेन थीटा की वैल्यू देती हूँ तो वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और टेन थीटा, ये टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन टेंजेंट लाइंस के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें पता है स्लोप किसके थ्रू दिया जाता है, स्लोप जो दिया जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू दिया जाता है। मान लीजिए ये फंक्शन है, इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो कर्व है ऑरेंज वाला जो कि मेरा इंक्रीजिंग हो रहा है उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। हाँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, राइट। तो ये टेन थीटा किसके इक्वल है, ये dy बाई dx के बराबर हो गया, राइट। तो dy बाई dx क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब कि तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आगे बात समझ में, राइट। तो अगर फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार से अगर मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसी प्रकार से मेरा फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, ये आगे टेंजेंट लाइन, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है,
ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये जो एंगल है मान लो ये एंगल तुम्हारा अल्फा है, तो ये अल्फा है क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल पर टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, टेन अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी। और टेन अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टेंजेंट का स्लोप किसके थ्रू दिया जाता है, टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव के थ्रू दिया जाता है, टेंजेंट का स्लोप हमारा डेरिवेटिव के थ्रू दिया जाता है, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट, यस। तो फंक्शन अगर मेरा डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, राइट। तो यहाँ पर कोई कंडीशन इंपोज करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव होगा, फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव होगा। बट क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू से मतलब है कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो क्या फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, नहीं, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मैंने कोई फंक्शन ले लिया, मैंने अगर फंक्शन ले लिया, सपोज करो मैंने ये फंक्शन ले लिया 10x, ठीक है, तो 10x का अगर मैं डेरिवेटिव लेती हूँ तो बेटा 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, जो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बट दिस फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग। 10 फंक्शन का ग्राफ पता है ना, 10 फंक्शन का ग्राफ है ना, ग्राफ पता ही है, ग्राफ से समझ में आ ही रहा है, 10 फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है, राइट, π/2 के ऑड मल्टीपल पे ये डिफाइंड नहीं होता है, राइट। जैसे यहाँ पर इंक्रीज किया फिर जंप हो गया, इंक्रीज किया फिर जंप हो गया, कीप गोइंग लाइक दैट। तो 10 फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग नहीं है, राइट। सो ध्यान देना गाइस, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव नेगेटिव है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कि डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं है फंक्शन इंक्रीजिंग हो, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो जरूरी नहीं है फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो मेरा फंक्शन है, कंडीशन होनी चाहिए कि जो मेरा फंक्शन है सबसे पहले तो उसका डोमेन एक इंटरवल होना चाहिए, और पूरे के पूरे इंटरवल पे फंक्शन क्या होना चाहिए, मेरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होना चाहिए मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है मतलब वो कंटिन्यूअस तो होगा ही। अगर मेरा कोई फंक्शन है जो कि इंटरवल पे डिफाइंड है, साथ के साथ डिफरेंशिएबल है, दैट मींस कंटिन्यूअस तो होगा ही। तब बताएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है गाइस, बस यही है। तो यही है method to show increasing and decreasing function. Let f be a differentiable real function defined on an open interval ab, मतलब फंक्शन एक इंटरवल पे डिफाइंड है। तब इफ f डैश पॉजिटिव है फॉर ऑल x इन द इंटरवल ab तो फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, f डैश अगर नेगेटिव है फॉर ऑल x इन ab तो फंक्शन मेरा क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है गाइस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर डोमेन के किन्हीं फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर, देखो यहाँ पर लिखा भी है लेट f be डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन दिस डोमेन ab और फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर f डैश पॉजिटिव है फॉर ऑल x इन द ओपन इंटरवल f एक्सेप्ट फॉर ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब इस डोमेन के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्कैटर्ड पॉइंट्स पर अगर डेरिवेटिव क्या हो रहा है, जीरो भी हो रहा है, डेरिवेटिव अगर जीरो भी हो रहा है तो भी फंक्शन के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तभी भी फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। इसी प्रकार से अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल ए बी एक्सेप्ट फॉर ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द डेरिवेटिव वैनिश, देन तभी भी मेरा फंक्शन जो होगा वो मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होगा, राइट। आई बात समझ में। बट सपोज करो ये डोमेन है, ये डोमेन है, इसका अगर मैंने कोई सब इंटरवल ले लिया, इस ये जो इंटरवल है ए बी, इसका मैंने कोई सब इंटरवल ले लिया, इस सब इंटरवल पे अगर आपको मिल रहा है कि डेरिवेटिव वैनिश हो रहा है, इस सब इंटरवल के हर एक पॉइंट पर अगर आपको मिल रहा है कि डेरिवेटिव वैनिश हो रहा है, तब जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली नहीं होगा, तब फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली नहीं होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, वो ओनली इंक्रीजिंग, और इस केस में क्या हो जाएगा, ओनली डिक्रीजिंग, ओनली नहीं। इनफैक्ट या फिर आप ये बोलोगे अगर आपको मिल रहा है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एफ डैश एक्स, आपको मिल रहा है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, एंड मतलब आपको मिल रहा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सम सब इंटरवल अल्फा बीटा ऑफ द इंटरवल ए बी, है ना। मतलब इस इंटरवल ए बी का एक सब इंटरवल ले लिया जिस पर पूरे के पूरे सब इंटरवल पर अगर डेरिवेटिव वैनिश हो रहा है, राइट, अदरवाइज डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव ही है, तो आप फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलोगे। इस केस में आप क्या बोल दोगे, एफ इज नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीज हो रहा है, नॉन मतलब समवेयर कांस्टेंट जैसा भी साउंड होगा। इसी प्रकार से अगर अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 हो और डेरिवेटिव 0 हो रहा है इस सब इंटरवल पर, राइट, तो फंक्शन आपका हो जाएगा नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज कर रहा है, प्लस कांस्टेंट हो रहा है। आ गई बात समझ में गाइस? यस। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के थ्रू हम लोग फंक्शन को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बता सकते हैं। क्लियर है गाइस? बस यही था। चलो आगे बढ़ो। इस पर एग्जांपल्स वगैरह मैंने जब डिटेल वन शॉट मैराथन करवाए थे तो मैंने काफी एग्जांपल्स वगैरह सब करवाए थे उसमें। ठीक है जी, ये तो हो गया। चलो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आ रही है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, वो है टू फाइंड द
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो उससे पहले अपन देखते हैं क्या लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो चलो मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन जो कि किसी डोमेन पे डिफाइंड है और ए जो है डोमेन का पॉइंट है, ए जो है डोमेन का पॉइंट है। तो इस पॉइंट ए पर फंक्शन क्या रखेगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, प्रोवाइडेड इस ए पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए स्मॉल नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट ए, जहां पर h जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है एंड स्मॉल क्वांटिटी है दैट इज नियर टू 0 है। मतलब इस ए पॉइंट का अगर मैंने छोटा सा इंटरवल ले लिया, एक छोटा सा नेबरहुड ले लिया, तो इस छोटे से नेबरहुड में कोई भी x लिया, उस पर फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, लेस देन इक्वल टू एफ एट ए। मतलब a पर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है इस छोटे से इंटरवल में, इस छोटे से इंटरवल में a पर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, तो फंक्शन a पॉइंट पर क्या रखेगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, और a पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे, लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अगर मैं ग्राफिकली देखती हूँ, तो ग्राफ में कैसी शेप बनेगी ए पॉइंट पर, कुछ इस प्रकार की शेप बनेगी, है ना, ये इस प्रकार की। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, जो सपोज कर लो ये मेरा ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट के नियर बाई ये देखो ए माइनस एच पॉइंट ले लो, ये वाला ए प्लस एच पॉइंट ले लो, तो ये छोटा सा इंटरवल मिल गया, इस ए पॉइंट का छोटा सा इंटरवल, मतलब सब ये एक छोटा सा नेबरहुड मिल गया बेसिकली, ठीक है। तो इस नेबरहुड में अगर मैं फंक्शन की वैल्यूज देखती हूँ तो ये वैल्यूज आ रही है फंक्शन की, ये वैल्यूज आ रही है, तो फंक्शन की ये वैल्यू किस पर है, ए पर वैल्यू ये है, तो एफ एट ए जो है सबसे बड़ी वैल्यू हो रही है ना, एफ एट ए जो हो रही है सबसे बड़ी वैल्यू हो रही है, तो ये जो ए पॉइंट कहलाएगा लोकल मैक्सिमा, और इस पर फंक्शन की जो वैल्यू है एफ एट ए वो कहलाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। आ गई बात समझ में। अब ध्यान देना मैक्सिमा जब भी आएगा उसमें फंक्शन के ग्राफ का शेप कुछ इस प्रकार से रहेगा। अच्छा ओके, अब इसी प्रकार से लोकल मिनिमम की अगर मैं बात करती हूँ, मान लीजिए डोमेन का कोई पॉइंट है बी, डोमेन का सपोज करो इसी ग्राफ को मैं ऐसे एक्सटेंड कर देती हूँ इसी प्रकार से, ये लो, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा बी, ठीक है, तो बी मान लो डोमेन का पॉइंट है, तो ये बी पॉइंट फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, प्रोवाइडेड इस बी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे छोटी वैल्यू है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए स्मॉल नेबरहुड ऑफ पॉइंट बी, स्मॉल नेबरहुड ऑफ पॉइंट बी, यहाँ पर है पॉजिटिव क्वांटिटी नियर टू 0, ठीक है। मतलब इस बी पॉइंट का एक नेबरहुड ले लिया, यहाँ पर बी माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पर बी प्लस एच हो जाएगा, मतलब एक छोटा सा नेबरहुड ले लिया अगर इस बी पॉइंट का, तो इसमें बी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे छोटी है, देखो वो सबसे छोटी आ रही है ना, देखो इमेज देखो, ये वैल्यूज बड़ी है, एफ एट बी सबसे छोटी है, तो एफ एट बी क्या कहलाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, मतलब बी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा बोलेंगे। आ गई बात समझ में। तो लोकल मैक्सिमा पे शेप ऐसा होगा, लोकल मिनिमा पे शेप ऐसा होगा, ये ध्यान रखना, अंडरस्टूड, क्लियर है। चलो ये हो गया लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, चलो ओके। अब क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिन पर या तो डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 होता है, या फिर डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड होता है या नॉट एग्जिस्ट होता है। फंक्शन के डोमेन के वो पॉइंट, फंक्शन के डोमेन के वो पॉइंट जिन पर या तो डेरिवेटिव वैनिश होता है या फिर डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट होता है, नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड हो रहा है डेरिवेटिव, मतलब उन पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में से किसी की एक की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना, ऐसा कुछ, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा या डेरिवेटिव वैनिश होगा, तो सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, हमारे क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। अच्छा, अब क्रिटिकल पॉइंट का नीड क्या रहता है, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं फंक्शन के, फिर उन क्रिटिकल पॉइंट में से ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, मतलब कौन सा हमारा ऐसा पॉइंट होगा और कौन सा हमारा ये वाला पॉइंट होगा। तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो वही है मेथड टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मान लीजिए मैंने कंसिडर किया लेट एक्स इज इक्वल टू ए, अल्फा बी ए क्रिटिकल पॉइंट, अल्फा बी ए क्रिटिकल पॉइंट, है ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उनमें से ही हमें मैक्सिमा मिनिमा को आइडेंटिफाई करना होगा। अच्छा, फिर क्या करोगे, ये अल्फा नंबर लाइन ले लेना, नंबर लाइन पर इस अल्फा को पुट कर देना, नंबर लाइन पर इस अल्फा को पुट कर देना, और आप देखना साइन ऑफ एफ डैश, साइन ऑफ एफ डैश, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन निकालना, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपने निकाला होगा। अगर अच्छा, अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन अल्फा के इधर में पॉजिटिव मिल रहा है और इधर में नेगेटिव मिल रहा है, अल्फा पर तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट डेरिवेटिव या तो 0 होगा, क्योंकि अल्फा क्रिटिकल पॉइंट है, तो अल्फा पर या तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा या फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड हो रहा होगा, करेक्ट है ना, यस हाँ। तो इस अल्फा के लेफ्ट राइट में देखो, अगर इधर में फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है और इधर में फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये कहलाएगा अल्फा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अल्फा क्या कहलाएगी, ये हो जाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों हुआ ऐसा, पॉजिटिव टू नेगेटिव पे लोकल मैक्सिमा क्यों मिला, डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो लोकल मैक्सिमा क्यों मिला, देखो ये ग्राफ देखो, ये देखो, और डेरिवेटिव से देखो
इधर में मैंने बोला डेरिवेटिव, देखो इधर देखो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इधर में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लोकल मैक्सिमा है ना, इधर में फंक्शन इंक्रीज किया, इधर में फंक्शन डिक्रीज किया। इंक्रीज किया मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है और यहाँ पर डेरिवेटिव क्या नेगेटिव है। खत्म कहानी, रटने की जरूरत नहीं है भाई। लोकल मैक्सिमा पे ऐसा शेप रहेगा, इधर में फंक्शन इंक्रीज है मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इधर में फंक्शन डिक्रीज है मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव है। अंडरस्टूड? बस, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो फंक्शन, क्योंकि पॉजिटिव मतलब इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसा शेप बनेगा लोकल मैक्सिमा, तो ये लोकल मैक्सिमा हो गया। बट अगर सपोज करो आपको मिल रहा है इस अल्फा पॉइंट पर, आपको मिल रहा है इधर में नेगेटिव और इधर में पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डेरिवेटिव नेगेटिव है मतलब इधर में फंक्शन डिक्रीज करेगा, इधर में डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो ऐसा शेप मिल रहा है। तो ये क्या अल्फा क्या हो गया, लोकल मिनिमा। ऐसी शेप लोकल मिनिमा में आती है, राइट? अच्छा, बट सपोज करो अल्फा के इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, या इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है, मतलब डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है, डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो अल्फा कहलाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। मतलब अल्फा पर ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के थ्रू हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कब लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, कब लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, या कब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्लियर है गाइस? बस यही है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, अब एक और आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आप लोगों को बोला कब लगाओगे जनरली, वैसे तो किसी भी फंक्शन पे लगा सकते हो, बट जनरली है ना, जनरली कब लगाओगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जब आपके पास जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाता है ना, तो गाइस ध्यान देना, वहां पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मत लगाना, सेफ साइड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना। ठीक है, बस ये ध्यान देना। ओके, तो अल्फा मेरे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन द इंटरवल आई, ए मेरा आई का कोई भी पॉइंट है मतलब ये, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ही होने वाला है, एंड एफ डबल डैश कॉन्टिन्यूस है एट द पॉइंट ए। ठीक है, चलो जी। तो हमें देखना है, मतलब ये जो है इसको मैं मान के चल रही हूँ, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, तो इस ए पर ये जो ए पॉइंट है वो आपका लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, प्रोवाइडेड इसमें सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव तो वैनिश है ऑफ कोर्स क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है, ऑफ कोर्स रहेगा ही, एंड सेकंड डेरिवेटिव क्या हो, लेस देन 0 है। सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 रहेगा तो ए पॉइंट लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ए पॉइंट लोकल मिनिमा कहलाएगा। बट अगर सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, फिर इसके लिए हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे और थर्ड डेरिवेटिव को ए पॉइंट पे निकालेंगे। तो थर्ड डेरिवेटिव ए पॉइंट पर अगर नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 मिल जाता है, नॉट इक्वल टू 0 फाइनाइट नंबर मिल जाता है, तो ए पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब इस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। ठीक है गाइस, सीधी सीधी सी बात है, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे मैं देखूंगी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ गया तो हमें थर्ड डेरिवेटिव निकालना होगा। थर्ड डेरिवेटिव अगर इस ए पॉइंट पर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बस खत्म कहानी, इतना ही और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आप सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू मैक्सिमम मिनिमा बता पाओगे। मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट्स मिल गए तो उन पर फंक्शन की वैल्यूज निकालोगे तो वो रेस्पेक्टिव लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू दे देगा। अंडरस्टूड? चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू की। तो ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू बोल दो, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोल दो, या ग्रेटेस्ट वैल्यू या लीस्ट वैल्यू बोल दो, बट वो किस में दी जाएगी, वो एक क्लोज इंटरवल में दी जाएगी। मतलब फंक्शन का अगर डोमेन है वो क्लोज इंटरवल दिया जाएगा, तो इस क्लोज इंटरवल पे अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है तो इस प्रकार से दोगे। तो आप क्या करोगे, एल्गोरिथम तो मैंने लिखा है पूरा, बट मैं रफ में यहाँ समझा देती हूँ। सबसे पहले तो आप डेरिवेटिव लोगे और इसको इक्वेट टू 0 करोगे, एंड आप फाइंड करोगे फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट, डेरिवेटिव वैनिश हो रहा है या फिर डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये वाला केस लेकर आप फाइंड कर लोगे सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो वही बोला है, इन ऑर्डर टू फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू दिस फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट C1 C2 C3 अप टू Cn ऑफ इन दिस इंटरवल। ठीक है, सारे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लोगे, फिर हर एक क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लोगे, सारे क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लोगे, ये करोगे। इस केस में जब ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम निकालनी है तो आप इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करने मत बैठ जाना कि कौन सा लोकल मैक्सिमा है कौन सा लोकल मिनिमा है। नहीं, आपको वो वाला काम यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, उसके बाद हर एक क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लोगे बस। उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, जो इंटरवल के जो एंड पॉइंट है, इंटरवल के जो एंड पॉइंट है दैट इज ए और बी जो पॉइंट है, ए और जो बी पॉइंट है, इन पर भी वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लोगे, बस खत्म। फिर एफ एट ए, एफ एट C1, एफ एट C2 अप टू एफ एट Cn और एफ एट बी, ये सारी वैल्यूज हमारे पास रहेगी। तो इनकी हम क्या ले लेंगे, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू ले लेंगे, मतलब इनका क्या ले लेंगे, मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इन सब की वो क्या कहलाएगी, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। मान लो कैपिटल M,
या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू कहलाएगी, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। और इन सब में अगर मैंने सबसे छोटी वैल्यू ले ली मतलब इन सब का क्या ले लिया, मिनिमम, इन सब में से सबसे छोटी वैल्यू ले ली मतलब मिनिमम वैल्यू ले ली, तो वो स्मॉल एम कहलाएगी। स्मॉल एम बोले तो लीस्ट वैल्यू या फिर ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाएगी। काम खत्म, बस इतना ही है बस। तो ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम इनकी अगर बात करी गई है मतलब क्लोज इंटरवल की बात करी गई है, या फिर अगर किसी फंक्शन का अगर इंटरवल डोमेन क्लोज इंटरवल है मतलब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ये वैल्यूज कैसे निकालोगे, इसी मेथड से निकालोगे। आगे बात समझ में, चलिए जी गाइस। तो ये तो हमारा चैप्टर 6 का रिवीजन खत्म। चलो नेक्स्ट लेते हैं हम चैप्टर 7 जो कि हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रल। चलो इंडेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ आपको पता ही है। इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव का अगर एंटी ले लूंगी तो वो इंडेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है, राइट। चलो अभी हमारे पास स्टैंडर्ड इंडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मुलाज है। एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट किया तो एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, ये देखो सारे बेसिक फॉर्मुलाज है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज है। ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। सब स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनके ये क्या है, इंटीग्रेशन है, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स है, ठीक है। अब इनको क्या ही रिपीट करूं, ये सारे फॉर्मुलाज हमें पता होने चाहिए, ठीक है गाइस, सारे फॉर्मुलाज पता होने चाहिए। सब स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंडेफिनेट इंटीग्रल्स एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो सारे फॉर्मुलाज हमें पता होनी चाहिए। अच्छा अब इन सारे फॉर्मुलाज में जो भी फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर ये मेरा फंक्शन है ना, जो भी फंक्शन है, अगर इन फंक्शन में अगर मैंने क्या कर दिया, एक्स को रिप्लेस कर दिया, एक्स को किसी लीनियर फैक्टर एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दिया जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 है। एक्स को किसी एक्स के लीनियर फैक्टर एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दिया तो गाइज अगर f का इंडेफिनेट इंटीग्रल फाई है तो f में अगर x को ax प्लस बी से रिप्लेस किया तो इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल भी फाई होगा। फाई एट ax प्लस बी, साथ में क्या जाएगा 1/a, मतलब a से हमें क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा, बस खत्म। तो ये नोट जरूर ध्यान देना। जैसे कि इंटीग्रल साइन एक्स का मुझे पता है, साइन एक्स का इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। बट अगर यहीं पे अगर साइन की जगह मैंने पुट कर दिया 2x प्लस वन तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कॉस की जगह 2x प्लस वन, यही मिलेगा। बट एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देना होगा, बस। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, इसलिए मैंने ये नोट लिख दिया, तो ध्यान देना, ठीक है। क्लियर है गाइस, चलो ओके। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशंस। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एंटीड होते हैं एक दूसरे के, कैंसिल आउट होकर क्या मिल जाएगा, एफ ही मिल जाएगा। चलो कांस्टेंट टाइम एफ है, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल लेंगे तो कांस्टेंट कम्स आउटसाइड एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर सम फंक्शन का क्या एडिशन है, तो अगर एडिशन मेरे पास रहेगा और उसको इंटीग्रेट करना है तो हम सबको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। देयर आर सम बेसिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। चलो ध्यान देना। नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। भाई हमारे पास जो भी फंक्शंस है अगर वो स्टैंडर्ड फंक्शंस है जो फॉर्मूला बेस्ड है तब हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे, फॉर्मूला बेस्ड है तब तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। बट समटाइम्स डायरेक्ट स्टैंडर्ड नहीं होते तो उनको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ मेथड्स लगाने होते हैं। सम इंटीग्रल्स आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है। टू रिड्यूस देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म्स वी यूज द फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। तो 3 मेथड्स के थ्रू हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। पहला रहेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, थर्ड रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो अब सब्स्टिट्यूशंस कब हमें मेकआउट होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन तब रहेगा कि मेरे पास जो इंटीग्रांड है ना, जो भी इंटीग्रांड है वो इंटीग्रांड में कोई कंपोजिशन हो, किसी फंक्शन का कंपोजिशन हो, और कंपोजिशन में जो अंदर में जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो, है ना। जैसे कंपोजिट फंक्शन आ रहा है, कंपोजिशन में अंदर वाला जो कंपोजिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो, इस टाइप का मेरे को इंटीग्रांड मेकआउट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ये लो, तो ये एक्सपोनेंशियल और एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक का कंपोजिशन है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, dx के मल्टीपल में आ रहा है ना, यस। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन, इस टाइप का अगर इंटीग्रांड मेरे पास होगा तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन काम कर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी gx को मान लेंगे, हमने क्या कंसिडर करना होगा, अब gx इज इक्वल टू सम t मान लेंगे। तो यहाँ से उसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो gx dx क्या दे देगा, हमें dt दे देगा, राइट। तो देखो gx dx का रिप्लेसमेंट तो किससे आ जाएगा, dt से आ जाएगा, और f ऑफ ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब फॉर श्योर ये जो f होगा, f इन टर्म्स ऑफ t, पक्का ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि सम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो हमारे जो टेबल में जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंडेफिनेट इंटीग्रल्स है ना, मतलब वन ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन होगा जिसका इंडेफिनेट इंटीग्रल्स हमें पता होगा, बस वो हम निकाल लेंगे। मान लीजिए इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल कोई फाई हो रहा है, फाई इन टर्म्स ऑफ टी आएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट सी पुट करेंगे, लास्ट में टी की जगह पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब कि जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी। आगे बात समझ में, ऑफ कोर्स बैक सब्स्टिट्यूशन तो देना ही रहेगा ना, आंसर तो हमारा इन टर्म्स ऑफ एक्स ही तो आएगा,
ठीक है गाइस। हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन कब लगाएंगे? सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए मुझे अपने इंटीग्रांड को ना नोटिस करना पड़ेगा कि उसमें कि मेरे पास इंटीग्रांड कुछ फंक्शन का कंपोजिशन है जिसमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर dx के मल्टीपल में आ रहा है, कि सब्स्टिट्यूशन के बाद जो नया फंक्शन मिल रहा है t का, उसको इंटीग्रेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बेस्ड हो रहा है, स्टैंडर्ड फंक्शन में से आ रहा है, बस मतलब सब्स्टिट्यूशन काम कर जाएगा। जैसे इस केस में देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को अगर मैंने टी ले लिया, इसको इंटीग्रेट किया तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। तो ये इंटीग्रल क्या हो गया, 2x dx को तो dt से रिप्लेस कर दिया और ये हो गया e रेस टू टी। अब मुझे पता है e रेस टू टी को इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेस टू टी का इंटीग्रेशन e रेस टू टी ही होता है प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। अब लास्ट में टी की जगह वैल्यू पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर, तो ये आ गई मेरी इंडेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू। आगे बात समझ में? यस। तो ध्यान देना। चलो अब यहाँ पे कुछ नोट है, ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज है जिनको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। कहीं पर भी अगर ऐसी फॉर्म आ रही है सम फंक्शन की टू पावर n एंड डेरिवेटिव ऑफ f, ऐसी कोई फॉर्म मिली तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू जाएगी सब्स्टिट्यूशन से f की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, f डैश डिवाइडेड बाय f, मतलब डिनोमीटर में जो फंक्शन है, डिनोमीटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, डिनोमीटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ln fx आ जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्म्स याद रखना, इसका काफी यूज होगा, इसका काफी यूज होगा कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln ऑफ डिनोमिनेटर, ln ऑफ डिनोमिनेटर, ln ऑफ fx आ गया ना, बस खत्म कहानी। चलो ये ध्यान रखना। ठीक है गाइस, आगे बढ़ो। चलो नाउ सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस। सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, कभी कभी क्या होता है इंटीग्रांड ऐसा होता है जो कि नॉर्मली उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं बन पा रहा है ना, बट हमारा जो इंटीग्रांड है उसमें ऐसी फॉर्म्स आ रही है, 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 ऐसी फॉर्म्स आ रही है। तो इस प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अगर मैं ले लेती हूँ तो उससे भी फिर सॉल्व वो हो जाता है। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ भी आएगा तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कोट थीटा लोगे आप। ठीक है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कोस थीटा लोगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा कोई आएगा तो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा लोगे, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स या फिर ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स आता है तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा आप लोगे। आप ये लोगे एक्स इज इक्वल टू एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा लोगे, फिर यहाँ से dx निकालोगे, dx इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा, मतलब आपको आपके कंप्लीट इंटीग्रांड को थीटा में कन्वर्ट कर देना होगा और उसके बाद जो मिलेगा आपको इंटीग्रांड वो ऐसा होगा जिसको आप इजीली इवैल्यूएट कर पाओगे। आगे बात समझ में? बस तो ऐसे सॉल्व करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे सपोज कर लो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ऑल दो मेरे पास फॉर्मूला है बट मानो ये आ रहा है, तो ये कैसी फॉर्म आ रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म आ रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर अब इसको डायरेक्ट तो मैं अभी तक नहीं पता मुझे कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर क्या मान लूंगी, एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 है, दैट इज साइन थीटा, ये मान लिया। अब यहाँ से dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा, सारी वैल्यूज को इधर पुट कर दूंगी तो आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, dx की जगह पुट कर दिया कोस थीटा डी थीटा, ठीक बात है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिला, कोस ऑफ थीटा। ठीक है, और बाहर में है मेरे पास कोस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया डी थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा अगर मेरे पास हो जा रहा है, कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दूंगी मैं, इसको लिख दूंगी 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। बस अब ये लो, इसको दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर दूंगी, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा, और फिर लास्ट में थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, थीटा की जगह पुट कर दोगे आप साइन इनवर्स एक्स, ऑफ कोर्स वैल्यू तो पुट करोगे, यहाँ से थीटा क्या जाएगा, थीटा आ जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो यस, समटाइम्स इंटीग्रांड में अगर ऐसी टर्म्स अगर आती है तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस का यूज लेते हुए हम लोग उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना ये। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, अब ये जो है इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस का यूज करते हुए कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए फॉर्मूला क्रिएट किए गए हैं। ये फॉर्मूला पता होगा, देखो 1/, देखो तीन ही टाइप की टर्म्स रहेगी, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये 9 फॉर्मूलाज रहेंगे, उसमें यही 3 टाइप की टर्म्स रहेगी, जिसमें से अगर ऐसी टर्म आएगी तो साइन इनवर्स का फॉर्म बनेगा। ठीक है, चलो एनीवे मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर ये तीनों फॉर्म 1/में आ रही है, रेसिप्रोकल में आ रही है, तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है तो लॉग वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान देना, ये वैल्यूज ध्यान देना। ठीक है, अच्छा अब इनका ये अगर मैंने क्या लिया, इन पे स्क्वायर रूट ले लिया, ये तो नॉन स्क्वायर रूट के साथ है, नॉन स्क्वायर रूट के साथ रहेगा तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब इन्हीं पे स्क्वायर रूट ले लिया और इनका रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो स्क्वायर रूट लिया है और इनमें इनका रेसिप्रोकल लिया है, तो स्क्वायर रूट के लिए जो फॉर्मूला है इनको याद रख लो, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक याद। अब 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो लॉग में आएगा।
अब इन्हीं का अगर रेसिप्रोकल ले लिया, मतलब ये न्यूमरेटर में टर्म्स आ जा रही है, तो अब जो फॉर्मूला आएगा उसमें सम ऑफ द टू टर्म्स रहेगा, जिसमें से पहली टर्म तो सेम रहेगी, 1/2 बाहर है, 1/2 का अंदर ले लो, पहली टर्म में तो सब में सेम है, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ये वाली टर्म, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म, ठीक है। आगे वाली टर्म प्लस a स्क्वायर बाई टू, a स्क्वायर बाई टू, a स्क्वायर बाई टू, 1/2 का अंदर ले लिया। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में क्या आ रहा था, लॉग आ रहा था, तो सेम लॉग आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर में क्या आ रहा था, साइन इनवर्स आ रहा था, तो यहाँ पे साइन इनवर्स आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या आ रहा था, लॉग आ रहा था, तो यहाँ पर लॉग आ जाएगा। इस प्रकार से आप इन फॉर्मूलाज को याद रखोगे। बस एक चीज ध्यान देनी है कि जब ये साइन इनवर्स में नेगेटिव आता है ना, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसके अलावा जहाँ नेगेटिव है वहां पर हमें क्या करना करना रहेगा, वहां पर हमें नेगेटिव साइन पुट करना रहेगा बीच में। बस इस प्रकार से आप इन फॉर्मूलाज को याद कर सकते हो। ये 9 फॉर्मूलाज है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज है, ठीक है। अच्छा, अब इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद जो हमारा इंटीग्रल है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिए गए हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्म्स टू बी कन्वर्टेड इनटू स्पेशल इंटीग्रल्स। ये स्पेशल इंटीग्रल्स है ना, ये 9 क्या स्पेशल इंटीग्रल्स है ना, इन स्पेशल इंटीग्रल्स में कन्वर्टेबल रहेगी, ठीक है। बस x की जगह x का एक लीनियर फैक्टर आएगा, x की जगह x का एक लीनियर फैक्टर आएगा। चलो तो देखो फर्स्ट फॉर्म ली गई है, तो फर्स्ट फॉर्म में क्या किया गया, मतलब मेरे पास अगर इंटीग्रल आता है 1/a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या 1/a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो हमारा एम क्या रहेगा, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना होगा। एक्सप्रेस दिस एज अ सम और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ऑफ दिस ऑफ टू स्क्वायर्स फॉर दिस, राइट। ये देखो इसको परफेक्ट स्क्वायरिंग करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो ये देखो एक्स में परफेक्ट एक्स में स्क्वायर आ गया ना, ध्यान देना एक्स का कोएफिशिएंट 1 मिले बस। तो उसके बाद क्या जाएगा, ये इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, ठीक है, और जो हमारे स्पेशल इंटीग्रल्स है उनका हम यूज कर लेंगे, ठीक है। एक्स की जगह ध्यान देना, एक्स की जगह कुछ आ जा रहा है एक्स प्लस माइनस एल्फा, और बाकी ये तो कांस्टेंट है ही, सेम फॉर्मूलाज काम कर जाएंगे, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म थी आ गई। नेक्स्ट फॉर्म में क्या किया गया है, नेक्स्ट फॉर्म में ये वाली एज इट इज है, बट इनके साथ में न्यूमरेटर में dx के मल्टीपल में कोई लीनियर टर्म आ जा रही है, px प्लस क्यू, px प्लस क्यू, px प्लस क्यू dx के मल्टीपल में आ जा रही है, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में जो मेरा ये न्यूमरेटर है दैट इज px प्लस क्यू जो है, न्यूमरेटर को मुझे एक्सप्रेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये देखो px प्लस क्यू को रिप्रेजेंट करना होगा कांस्टेंट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना होगा, कर देंगे। अब यहाँ पर तुम्हें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी, लैम्डा और म्यू की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लोगे और कांस्टेंट्स को कंपेयर कर लोगे, तो तुम्हें लैम्डा म्यू मिल जाएगा। लैम्डा म्यू मिल गया तो उसको यहाँ पर पुट कर दोगे, तो यहाँ से px प्लस क्यू को आप इस फॉर्म में अगर यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये जो इंटीग्रल है तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें से एक इंटीग्रल तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व हो जाएगा, दूसरा इंटीग्रल ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगा जो कि इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना रहता है, इनको याद आ गया ना। चलो नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक, थर्ड फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब 1/, में ही रहेगा सब कुछ, बट साइन और कॉस की जो भी टर्म्स आएगी सब पे पावर 2 रहेगी, मतलब साइन और कॉस की पावर्स का सम जो है 2 है। जैसे ऐसा हो सकता है a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, या a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब साइन और कोस की टर्म जहां पर भी आ रही होगी डिनोमिनेटर में उनका पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा, उनकी पावर्स का सम क्या होगा, 2 होगा, ठीक है गाइस। तो जब भी अगर इस प्रकार का अगर इंटीग्रांड आता है तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार से मेरा जो इंटीग्रांड होगा वो tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या प्रेजेंट हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा tan का टर्म में रहेगा। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, tan x को t मान लेंगे ताकि उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा, और इस सब्स्टिट्यूशन का जब यूज करेंगे तो ये जो इंटीग्रल होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे टाइप फर्स्ट में, कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है गाइस। चलो अब नेक्स्ट फॉर्म है, जैसे यहाँ पर तो साइन और कॉस की पावर का सम क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, अब यहाँ पर साइन और कॉस की जो भी पावर जो 1 ही रहेगी जहां पर भी साइन और कॉस से पावर क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। तो इन केस में क्या करेंगे, पहले तो साइन और कॉस को किस में कन्वर्ट करेंगे, tan और sec में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर थीटा x है, थीटा को हाफ कर दोगे तो sin x क्या हो जाएगा, 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, cos x क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, कंप्लीट इंटीग्रांड हमारा वही sec स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर में यहाँ पर sec स्क्वायर x/2 आ जाएगा,
ठीक है। और डिनोमीटर में अगर कहीं भी sec स्क्वायर एक्स बाई टू आ रहा है तो उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से रिप्लेस कर देंगे। मतलब डिनोमीटर तो पूरा टेन ऑफ एक्स बाई टू में होना चाहिए, न्यूमीटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर वही है, टेन ऑफ एक्स बाई टू को टी मान लोगे तो इसका डेरिवेटिव मेरा न्यूमीटर में प्रेजेंट हो जाएगा। इस सब्स्टिट्यूशन के बाद जब मैं इंटीग्रल्स को देखूंगी तो ये मेरा किस में कन्वर्ट होगा, ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइप 1 को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में बैक सब्स्टिट्यूशन दे देंगे ऑफ कोर्स। ठीक है चलो फिर नेक्स्ट में अब जो भी फॉर्म्स आएगी वो इसी की आएगी। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ी अलग है। ठीक है, साइन और कोस की पावर तो बनी रहेगी। जैसे ऐसा कुछ रहेगा, न्यूमेटर में a sin x प्लस b cos x, तो डिनोमीटर में आएगा c sin x प्लस d cos x, जहाँ पर a b c d दे आर द कॉन्स्टेंट्स। तो ऐसा कुछ रहेगा तो बेटा मेरे को क्या करना होगा, मुझे न्यूमेटर को एक्सप्रेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ डिनोमीटर। मतलब सम कांस्टेंट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर प्लस अनदर कांस्टेंट, बस इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट कर देना होगा। न्यूमेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम डेरिवेटिव डिनोमीटर प्लस डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे वही लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू को निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करोगे, साइन और कोस के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लोगे, दो इक्वेशन मिल जाएगी लैम्डा और म्यू में, उनको सॉल्व कर लोगे, लैम्डा म्यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे। तो आपका देखो ये जो इंटीग्रल है, ये देखो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ, न्यूमेटर डिवाइडेड बाय डिनोमीटर, इस फॉर्म में लिखती हूँ तो देखो क्या मिला, न्यूमेटर को तो लिख दिया लैम्डा डिवाइडेड ये डिवाइडेड बाय डिनोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा डेरिवेटिव और डिनोमीटर डिवाइडेड बाय डिनोमीटर। ठीक है, प्लस डिनोमीटर से डिनोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये किस में रहेगा, dx में ही तो रहेगा। ये लो कि करेक्ट है, तो ये तो डिनोमीटर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो अभी बताया, तो ये तो क्या हो जाएगा ln ऑफ डिनोमीटर प्लस म्यू ये x और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ये तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म है, ये तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म है, ये देखो सेम, खत्म कहानी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फॉर्म आ रही है उसमें क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, डिनोमीटर में भी कोई कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट भी ऐड हो जा रहा है, एक कांस्टेंट भी ऐड हो जा रहा है। ठीक है, एक कांस्टेंट भी ऐड हो जा रहा है, तो भी हमें क्या करना होगा, न्यूमेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम डेरिवेटिव डिनोमीटर प्लस म्यू टाइम डिनोमीटर प्लस कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा म्यू और कोई कांस्टेंट है, कुछ भी आ रहा है, माने कोई कांस्टेंट गामा है। ठीक है, ये गामा यहाँ पर आ गया, राइट। हाँ, फिर ये लैम्डा म्यू और गामा की वैल्यू को निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, इस इक्वेशन में कोस के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे, साइन के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेंगे। तो हमारा तीन इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा म्यू गामा में, उनको सॉल्व कर लोगे और यहाँ पे पुट कर दोगे। तो यहाँ पर पुट किया तो देखो न्यूमेटर को अगर ये इससे रिप्लेस कर दिया तो देखो ये आ गया, ये तो फर्स्ट वाला तो, और यहाँ पर ये आ जा रहा है। ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये हमारे पास आ गई कौन सी फॉर्म, ये आ गई टाइप हमारे पास, कौन सी टाइप आएगी, ये टाइप थर्ड टाइप आएगी है ना, नहीं थर्ड फोर्थ, ये वाली फोर्थ टाइप आ गई, ये आ गई फोर्थ टाइप। और इसको सॉल्व कर लेंगे उस वाले मेथड से, आगे बात समझ में, यस। तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल फॉर्म्स थी जिन पे अगर इंटीग्रल आएगा तो हम इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना, ये मेथड्स पता होंगे, मैंने दोबारा रिवाइज करवा दिए। चलो चलिए जी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम लोग कब यूज करते हैं, जब मेरे पास इंटीग्रांड में क्या हो, इंटीग्रांड में ऐसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आ रहे हो, इंटीग्रांड में क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आ रहे हो। ठीक है, तो हम लोग बाय पार्ट्स लगाते हैं। अब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है तो एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो फॉर्मूला में केवल एक बार डिफरेंशिएट होगा, जो सेकंड फंक्शन होगा वो फॉर्मूला में दो बार इंटीग्रेट होगा, है ना। तो देखो मान लो कि ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर रहेगा, सेकंड फंक्शन को मैंने इंटीग्रेट कर देना है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर जो नया फंक्शन आएगा उसको फिर इंटीग्रेट कर देना होगा। तो ये है हमारा बाय पार्ट्स। अब बात याद है यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे चूज करते हैं। अब जनरली तो ऑब्जर्वेशन से चूज कर लेते हैं, बट आप लोग अभी इतने शायद से मैच्योर नहीं हो पाए होंगे कि ऑब्जर्वेशन से चूज करो। तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन चूज करने के लिए एक वर्ड यूज किया गया है आइलेट। तो आइलेट का यूज करते हैं, ILATE, आई साउंड फॉर I sound for inverse function, I sound for inverse function, L sound for logarithmic function, A sound for algebraic function। algebraic function से मेरा मतलब है क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, लीनियर फंक्शन हो गया, क्यूबिक फंक्शन हो गया, है ना, पोलिनोमियल, बेसिकली पोलिनोमियल algebraic function। T sound for trigonometric function and E sound for the exponential function, e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, ऐसा कुछ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, T sound for trigonometric function, E sound for the exponential function, right। और यहाँ पर इनवर्स, I sound for inverse function, तो इनवर्स में यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करी गई है बेसिकली, है ना। इनवर्स में बेसिकली यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करी गई है। तो इस प्रकार से जो लेटर पहले आ रहा है उससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और बाकी हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है x² e raised to x,
ठीक है, एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स ये तो एक्सपोनेंशियल है, तो सबसे बाद में आ रहा, तो ये तो सेकंड फंक्शन होगा, और ए एक्स स्क्वायर मतलब एल्जेब्राइक है, तो ये क्या हो गया, मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन को तो फॉर्मूला में यहाँ पे वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे, सेकंड फंक्शन को फॉर्मूला में 2 बार इंटीग्रेट होगा, एक बार यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है और एक अंदर द इंटीग्रल साइन इंटीग्रेट हो रहा है, याद रहेगा इजीली बस। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चूज करोगे और ये बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा दोगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए चलो नाउ इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, यहाँ पर कुछ इंटीग्रल्स हैं ऑफ द फॉर्म जिनके लिए जो प्रूफ जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं वो बेसिकली बाय पार्ट्स के थ्रू ही डिराइव हुए, मैं डेरिवेशन नहीं बता रही हूँ। तो जैसे देखो ई रेज टू एक्स टाइम साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी ओ, या ई रेज टू एक्स टाइम, बेटा ये कॉस है ना, ये साइन नहीं है, ये कॉस है, सेकंड वन इज फॉर कॉस, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, बाहर वाली टर्म तो सेम ही रहेगी, ए रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अंदर वाली टर्म देखो, अंदर वाली टर्म कैसे लिखोगे, देखो अगर साइन आ रहा है तो पहली टर्म साइन की आएगी, दूसरी टर्म कॉस की आएगी। कांस्टेंट देख, सबसे पहले कैसे करोगे, ये अंदर वाली टर्म कैसे लिखोगे, अंदर वाली टर्म ऐसे लिखना, कांस्टेंट ए आ रहा है बी आ रहा है, ए एक्सपोनेंट में आएगा, बी ट्रिग्नोमेट्री के साथ मल्टीपल में आएगा, तो यहाँ पर ए पुट कर दो, यहाँ पर बी पुट कर दो, साइन को इंटीग्रेट करो तो यहाँ पर साइन वाली टर्म आएगी, फिर यहाँ पर कॉस वाली टर्म आएगी। अब बीच में आएगा साइन, क्या आएगा, तो साइन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो नेगेटिव आता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, ऐसे याद करोगे इसको। अच्छा, अब कॉस वाला रहेगा, तो देखो अंदर बाहर तो सेम ही है, पहले ए पुट कर दोगे फिर बी पुट कर दोगे, कॉस को इंटीग्रेट करो तो पहले कॉस वाली टर्म उसके बाद साइन वाली टर्म। कॉस को जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन क्या था, प्लस साइन एक्स आता है ना, प्लस आता है ना, तो यहाँ पर तुम पुट कर दोगे प्लस। इस प्रकार से आप फॉर्मूला याद रखोगे, तो ये फॉर्मूला हमें जिंदगी भर याद रखेंगे रहेंगे तुम्हें। ठीक है गाइस, चलो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऐसा इंटीग्रल आता है मेरे पास, मतलब ई रेज टू एक्स टाइम सम फंक्शन, मतलब अगर समवेयर अगर ऐसा इंटीग्रल आता है ना, ई रेज टू एक्स टाइम सम फंक्शन एंड जी एक्स, ऐसा कहीं पर भी अगर देखने को मिलता है, ई रेज टू एक्स नॉट ए एक्स, ई रेज टू एक्स टाइम जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा कहीं पर भी देखने को मिलता है, तो हमारा एम ये रहता है कि जी फंक्शन को मैं लिख सकूँ एज ए सम ऑफ टू फंक्शन, इस जी फंक्शन को मैं लिख सकूँ एज ए सम ऑफ टू फंक्शन, की एक तो फंक्शन हो दूसरा उसका क्या हो, डेरिवेटिव हो। मतलब इस जी फंक्शन को मैं इस प्रकार से ब्रेक कर सकूँ, एफ प्लस एफ डैश, एफ प्लस एफ डैश। तो इस ये जो इंटीग्रल रहेगा बाय पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ई रेज टू एक्स टाइम एफ एक्स, खत्म कहानी। तो ऐसा इंटीग्रल जैसे ही मिला, जी को ब्रेक कर दो, सम ऑफ द टू फंक्शन, एक फंक्शन हो एक उसका डेरिवेटिव हो, बस तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे दोगे ई रेज टू एक्स टाइम फंक्शन। 3 फॉर्मूला जैसा है ये, तो इनको याद रखना। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये आ रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। चलो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस कब यूज करते हैं, जब मेरे पास जो फंक्शन है वो रैशनल फंक्शन हो, मतलब पी बाई क्यू टाइप का, एफ बाई जी टाइप का फंक्शन हो, ये रैशनल फंक्शन है। ठीक है, अच्छा तो ये रैशनल फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिस जहां पर जो डिनोमीटर फंक्शन है, डिनोमीटर के जो फैक्टराइजेशन रहेगा, डिनोमीटर के फैक्टर्स या तो लीनियर फैक्टर्स हो या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल फैक्टर्स हो, इसी प्रकार के फैक्टर्स होने चाहिए। तो इस प्रकार का मेरे पास इंटीग्रांड आता है, तो अब ये जो रैशनल फंक्शन है, या तो वो अगर प्रॉपर रैशनल है मतलब न्यूमेरेटर डिग्री इज लेस देन द डिनोमिनेटर डिग्री, तो ये तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहलाएगा। अगर न्यूमेरेटर डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर डिग्री, तो ये हमारा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहलाएगा। तो जब अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो सबसे पहले न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जहां पर ये तो पॉलिनोमियल है जिसको इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है, और ये हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जब प्रॉपर रैशनल फंक्शन अगर मेरे पास आता है, ठीक है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन अगर मेरे पास आता है तो इसको हम पार्शियली फ्रैक्शिएट करते हैं, अब इसको पार्शियली फ्रैक्शिएट हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसको पार्शियली फ्रैक्शिएट कैसे करेंगे, तो कुछ टेबल बनाइए। मान लीजिए कि मेरे पास जो फंक्शन है एफ बाई जी के ऐसे लीनियर फैक्टर, डिनोमिनेटर के जो है लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, डिनोमिनेटर के अगर लीनियर फैक्टर आ रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर। सपोज करो डिनोमिनेटर जो आ रहा है उसके 3 लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं, ना, ये मिल रहे हैं, तो इसको लिख देंगे ए अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड लीनियर फैक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, इसी प्रकार सपोज करो डिनोमिनेटर में ये तो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पर रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गए। अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर आएगा तो इसको लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब एंड कीप गोइंग लाइक दैट। ठीक है बच्चा, तो ये फर्स्ट से लेके थर्ड तक में तो हमें क्या मिला, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर या फिर रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो इन केसेस में ये ABCD है जो भी कॉन्स्टेंट्स, इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, इनकी वैल्यूज को निकालने के लिए गाइस क्या करेंगे, जैसे दिस इज इक्वल टू दिस है ना, इसको एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे तो एलसीएम के लिया तो क्या मिल जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया a टाइम एक्स माइनस बी प्लस
बी टाइम एक्स माइनस ए, ठीक है। तो दोनों के डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कैंसिल आउट हो गए। अब पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ये मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या करोगे, एक्स की अप्रोप्रिएट वैल्यूज पुट कर दोगे, मतलब एक बार एक्स इक्वल टू ए पुट कर दोगे, एक बार एक्स इक्वल टू बी पुट कर दोगे। तो इस प्रकार से जब करोगे तो आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कर लोगे ऐसे, इसी प्रकार से यहाँ पर भी कर लोगे, ठीक है। एलसीएम लोगे है ना, क्योंकि एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों के न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेंगे। तो वहां पर एक्स की अप्रोप्रिएट वैल्यूज पुट कर दोगे। एक्स की अप्रोप्रिएट वैल्यू कैसे पुट करोगे, जैसे यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू सी, यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए है ना। तो एक्स की अप्रोप्रिएट वैल्यूज पुट कर दोगे तो कुछ कांस्टेंट तो उससे मिल जाएंगे। बट फिर भी जैसे रिपीटेड वाले केस में कुछ कांस्टेंट हमें नहीं मिल पाएंगे, तो फिर क्या करोगे, आफ्टर टेकिंग एलसीएम और डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के बाद क्या करोगे, एक्स की वेरियस पावर्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लोगे, लेफ्ट में और राइट में एक्स की वेरियस पावर्स के कोएफिशिएंट को क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे। तो उससे आपको इक्वेशन मिल जाएगी कैपिटल ABC इन कांस्टेंट में, और फिर आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे। आगे बात समझे, चलो नेक्स्ट। सपोज करो यहाँ पर ये रिपीटेड आ रहा है, लीनियर आ रहा है, तो लीनियर के रेस्पेक्ट में तो सेम आ जाएगा, रिपीटेड के रेस्पेक्ट में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक आ जा रहा है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया जो कि क्या नॉन रिड्यूसिबल है, जो कि फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो क्वाड्रेटिक के रेस्पेक्ट में देखोगे ना, तो क्वाड्रेटिक के रेस्पेक्ट में न्यूमरेटर में को लिखोगे आप लीनियर, दैट इज bx प्लस सी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो हर एक क्वाड्रेटिक के रेस्पेक्ट में ऊपर में क्या आएगा, न्यूमरेटर लीनियर, ऊपर में आएगा लीनियर। अब यहाँ पर भी कांस्टेंट्स की वैल्यू को निकालने के लिए बेटा वही करना रहेगा, एलसीएम ले लोगे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेने के बाद दोनों साइड के डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और न्यूमरेटर को इक्वेट कर दोगे, और फिर क्या करोगे, एक्स की वेरियस पावर्स के कोएफिशिएंट को क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे। तो आपको ये जो कांस्टेंट है ना ABCD जो भी, उनमें इक्वेशन मिल जाएगी, उनको सॉल्व कर लोगे तो आपको इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज मिल जाएगी, उनको जबकि यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है। तो जैसे ही कांस्टेंट्स की वैल्यू मिली उनको यहाँ पर पुट कर दोगे बेटा, तो ये जो सिंपल से लीनियर इंटीग्रल्स मुझे मिल जाएंगे जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से हम बाय पार्शियल फ्रैक्शंस इवेल्युएट कर लेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स कंप्लीट। चलो अब डेफिनेट इंटीग्रल, तो बेटा जब इनडेफिनेट इंटीग्रल आ गया तो उसके बाद तो डेफिनेट इंटीग्रल तो ईजी है बहुत। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करना है, भाई मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, उसका इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर मेरे पास कोई फाई आ रहा है प्लस कांस्टेंट सी, अब अगर इसको डेफिनेट इंटीग्रल लेना है, मतलब मुझे इसको ओवर द लिमिट a टू b इवेल्युएट करना रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी फाई एट b माइनस फाई एट ए। ये हो गई, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, बस यही है। तो डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए हमें इंडेफिनेट इंटीग्रल तो पता होना ही चाहिए। इंडेफिनेट इंटीग्रल को आप बाय सब्स्टिट्यूशंस करो, बाय पार्ट्स करो, बाय पार्शियल फ्रैक्शंस करो, कैसे भी करो, ये फाई मुझे मिल जाएगा। तो इस फाई की वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस फाई का वैल्यू एट लोअर लिमिट जैसे ही करूंगी तो मेरे को डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब यहाँ पर एक चीज बोली गई है कि डेफिनेट इंटीग्रल अगर आप बाय सब्स्टिट्यूशन करते हो, ठीक है, तो मान लो मेरे पास इंटीग्रांड कुछ इस प्रकार का है, तो यहाँ पर g का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो g को मैं t मान लूंगी, g dx आ जाएगा। तो ये जो मेरा इंटीग्रल है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो f ऑफ t dt में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो लिमिट है a और b, वो तो x की लिमिट है। अब यहाँ पर तो t आ गया वेरिएबल, तो मुझे t की लिमिट चाहिए। अब t की लिमिट कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकल जाएगी। जब x इज इक्वल टू a है तो t की वैल्यू क्या हो गई, g एट a, और जब x इज इक्वल टू b है तो t की वैल्यू क्या हो गई, g एट b, ठीक है, यस। तो यहाँ पर लोअर लिमिट g एट a हो जाए, g एट a हो जाएगी, अपर लिमिट g एट b हो जाएगी। बस अब इसको सॉल्व कर लोगे बस, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन जब लोगे तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ये तो हो गया। अब बहुत से डेफिनेट इंटीग्रल ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व होते हैं, तो दे आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इन प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना रहेगा, जैसे कि a से b है, ठीक है, x डमी वेरिएबल है, x रखो t रखो बात बराबर है। अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दूंगी तो साइन चेंज हो जाएगा, और अपर और लोअर लिमिट सेम है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। सपोज करो a और b के बीच में अगर c आ रहा है तो इस इंटीग्रल को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ a से c प्लस c से b, ठीक है। अच्छा, तो ये तो चार तो बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। अब ये 5 और 6 जो है वो गोल्डन प्रॉपर्टीज है, ये हमारी जो है वो गोल्डन प्रॉपर्टीज है, ये हमारी गोल्डन प्रॉपर्टीज है। जब कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही है या डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ध्यान देना, ये गोल्डन प्रॉपर्टी है, ठीक है। 0 से a है fx है, तो ये हो जाएगा 0 से f है, x को रिप्लेस कर दोगे a माइनस एक्स से। a से b है तो यहाँ पर x को रिप्लेस कर दोगे a प्लस b माइनस एक्स से। ये गोल्डन प्रॉपर्टी है। जब डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोई और प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है, तो ये प्रॉपर्टी लगाकर आप सॉल्व करोगे तो इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो ये तो गोल्डन है जो कि कहीं पर भी लगा सकते हो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, ये दो प्रॉपर्टी, ये देखो, ये दो प्रॉपर्टी फॉर्म बेस्ड है और ये दो प्रॉपर्टीज भी फॉर्म बेस्ड है,
ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं। जब भी माइनस ए से प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए अगर लिमिट आती है, माइनस ए से प्लस ए लिमिट आती है, तो सबसे पहले एफ को देखना वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, सबसे पहले देखना। अगर सपोज करो एफ इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स। अगर ये एफ मेरा ऑड फंक्शन है तो वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 0। बट अगर सपोज करो ये वाला इंटीग्रांड आ रहा है, ये वाला इंटीग्रल आ रहा है, बट फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है, तो फिर आप लगा दोगे नाइन्थ प्रॉपर्टी। तो आप लगा दोगे नाइन्थ प्रॉपर्टी। नाइन्थ प्रॉपर्टी बोलता है 0 टू ए एफ एक्स प्लस 0 टू ए एफ एट माइनस एक्स। जब ये लगा के सॉल्व करोगे तो पक्का आपको मतलब दिस इज सेम एज 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ एट माइनस एक्स डी एक्स, राइट ना, सेम एज दिस। तो पक्का अब ये इंटीग्रांड ऐसा होगा जो कि सॉल्वेबल होगा। चलो ओके, अब ऐसे अगर 0 टू 2 अगर हमारे पास आती है तो एक तो होता है लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी। तो आपने एक्स में एफ में एक्स को किससे रिप्लेस करना होगा, 2a माइनस एक्स से। अगर एफ में 2a माइनस एक्स से रिप्लेस किया, आपको सेम फंक्शन मिल जा रहा है तो लिमिट हाफ हो जाएगी, तो ये 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पर माइनस ऑफ एफ एक्स मिला तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। बट ना तो ये मिल रहा है ना ये मिल रहा है, तो क्या करोगे, तो फिर आप ये 7th प्रॉपर्टी लगा दोगे। तो आप 7th प्रॉपर्टी लगा दोगे, मतलब आप ले लोगे 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ एट 2a माइनस एक्स। तो अब आप ये ले लोगे, मतलब दिस इंटीग्रल शुड नाउ इक्वल टू दिस, ये इंटीग्रल मेरा इसके भी इक्वल आ रहा है। तो पक्का भी यहाँ पर ये जो इंटीग्रांड आ रहा है वो ऐसा आएगा कि ये इंटीग्रल अब आगे आपको सॉल्व, मतलब ये सॉल्व हो ही जाएगा फिर, ठीक है गाइस। तो ये प्रॉपर्टीज आप ऐसे लगाओगे, ये तो सिचुएशन बेस्ड है तो पता चल ही जाएगा। और बाकी ये तो गोल्डन प्रॉपर्टी कहीं पर भी लगा देना, जब सॉल्व करने की जब लग रहा है ना डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो पा रहा, ये लगा देना। आ गई बात समझ में। चलिए, तो ये हो गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब ये हो गया हमारा इंटीग्रल। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। चलो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कब यूज होता है, एरिया फाइंड करने में, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। तो हमारे पास डिफरेंट कर्व दिए हुए रहेंगे, उनसे हम ग्राफ ट्रेस करेंगे, है ना। एक एंड क्लोज रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे और उस क्लोज रीजन का हमें क्या निकालना होगा, एरिया निकालना रहेगा, ठीक है जी गाइस। अच्छा, सपोज करो मेरे पास जो कर्व दिए हुए उस कर्व में एक तो एक्सिस आ रहा है, एक्स एक्सिस आ रहा है, और एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये जो रीजन बाउंडेड हो रहा है बिटवीन द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी। मतलब ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये कर्व हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी से बाउंडेड रीजन ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा। देखो बेटा, यहाँ पर एक आ रहा है एक्स एक्सिस, तो ध्यान देना जब भी एक्स एक्सिस, दो बातों को ध्यान देना, जब भी एक्स एक्सिस आ रहेगा, एक्स एक्सिस आएगा तो आपको वर्टिकल स्ट्रिप लेना रहेगा। एक्स एक्सिस अगर आएगा तो आपको क्या लेना रहेगा, वर्टिकल स्ट्रिप लेना रहेगा। एक एक्सिस, अगर जो भी मेरा क्लोज रीजन आ रहा है उसकी एक भी बाउंड्री एक्सेस आ रहा है, कोई भी वन ऑफ द एक्सेस आ रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सेस आ रहा है, दैट इज अगर एक्स एक्सिस आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या लेना होगा, वर्टिकल स्ट्रिप। क्या लेना होगा, वर्टिकल स्ट्रिप। डोंट फॉरगेट, एक बाउंड्री अगर एक्स एक्सेस आ रहा है तो हम ले लेंगे वर्टिकल स्ट्रिप। अब वर्टिकल स्ट्रिप मैंने लिया तो वर्टिकल स्ट्रिप पर कौन वेरी करता है, वाई वेरी करता है, राइट। वर्टिकल स्ट्रिप पर यहाँ पर तो एक्स फिक्स हो गया, वर्टिकल स्ट्रिप पे कौन वेरी करता है, वाई वेरी करता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा वाई, वाई आ रहा है तो अपोजिट डी एक्स, क्योंकि एक एक्सिस एक्सेस आ रहा है। वर्टिकल स्ट्रिप पे वाई वेरी करेगा तो वाई देन अपोजिट डी एक्स, ये ले लोगे। और एक्स यहाँ पर वेरी कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो इस प्रकार से आप क्या निकाल लोगे, इसको जब सॉल्व करो, और वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स है ही, y इन टर्म्स ऑफ x है ही, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको इस रीजन का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। अब सपोज करो यही कर्व अगर नीचे आ जा रहा है, यही कर्व अगर बिलो द एक्स एक्सिस आ जा रहा है, बिलो द एक्स एक्सिस आ जा रहा है, तो हमारा क्या होता है, एरिया नेगेटिव तो नहीं हो, रीजन पूरा यही है, बट ये बिलो द एक्स एक्सिस आ जा रहा है, तो क्या ले फॉर्मूला दिया हो जाएगा y dx, एक्स वेरिंग फ्रॉम ए टू ए। बस हम क्या कर देंगे, उसको मॉड में पुट कर देंगे, बिकॉज एरिया नेवर बी नेगेटिव। चलो ओके, अब मान लो मेरे पास जो कर्व दिया हुआ है वो कर्व ऐसे, ठीक है, जो बाउंडेड रीजन आ रहा है वो बाउंडेड रीजन कि एक बाउंड्री जो आ रही है वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रहा है, दैट इज वाई एक्सिस आ रहा है। तो अगर वाई एक्सिस, एक बाउंड्री अगर वाई एक्सिस है तो हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। हम क्या लेंगे, एक बाउंड्री हमारी क्या आ रही है, वाई एक्सिस आ रही है, एक ये कर्व हो गया वाई इक्वल टू सी से वाई इक्वल टू डी तक बाउंडेड हो रहा है। तो एक बाउंड्री अगर वाई एक्सिस आ रहा है, वाई एक्सिस आ रहा है, मतलब हमें क्या लेना होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे कौन वेरी करता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पर एक्स वेरी करता है, एक्स वेरी करता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स अपोजिट दैट इज डी वाई, और यहाँ पर वाई वेरी कर रहा है मेरा सी से लेकर डी तक, और x इन टर्म्स ऑफ y है ही, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये दे देगा इस रीजन का एरिया। अब सपोज करो यहाँ पर तो ये क्या है, यहाँ पर तो मेरा x क्या पॉजिटिव है, यही कर्व अगर x एक्सिस के लेफ्ट में होगा, x एक्सिस के अगर लेफ्ट में होगा तो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब ये क्या रहेगा, नेगेटिव। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, वही x डी वाई रहेगा, y वेरिंग फ्रॉम c टू d, बट हम क्या कर देंगे, इसको मॉड में पुट कर देंगे, बिकॉज एरिया नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये इस प्रकार इन फॉर्मूला से तो हम एरिया कब निकालेंगे, और हाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बताई दी,
ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप पे वाई वेरी करता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे एक्स वेरी करता है, डोंट फॉरगेट। हाँ, तो ये तो तब आया जब मेरे पास जो भी क्लोज रीजन आ रहा है उसकी एक बाउंड्री, वन ऑफ द बाउंड्री क्या है, या तो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस बाउंड्री है तो वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप पे वाई वेरी करता है। एक बाउंड्री अगर वाई एक्सिस है तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे कौन वेरी करता है, एक्स वेरी करता है। वर्टिकल स्ट्रिप लिया तो फॉर्मूला बनेगा वाई डी एक्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया तो फॉर्मूला बनेगा एक्स डी एक्स, एक्स डी वाई। अंडरस्टूड? चलो ये तो ऐसे हो गया, सॉल्व कर लोगे इनको इजीली। अच्छा, बट सपोज करो मेरे पास जो क्लोज रीजन मिलेगा जिसका मुझे एरिया निकालना है, वो क्लोज रीजन दो कर्व से बाउंडेड हो रहा है, दो कर्व से बाउंडेड हो रहा है, ठीक है, दो कर्व से बाउंडेड हो रहा है। ऐसे मान लो एफ एक्स जी एक्स ऐसे कर्व हो, या फिर एफ वाई जी वाई ऐसे कर्व हो, ठीक है। तो उस केस में बेटा इसमें तो दिया हुआ है, बट आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई भी स्ट्रिप ले सकते हो, ठीक है। मान लो आपके पास ऐसे कर्व है, तो रीजन कौन सा हुआ, ये रीजन आया। अब इस केस में आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हो, वर्टिकल स्ट्रिप भी ले सकते हो, बट आप ऐसी स्ट्रिप लेना कि वो स्ट्रिप एक ही स्ट्रिप काम कर जाए, एक ही स्ट्रिप काम कर जाए। मान लो आपका रीजन ये है, मान लो ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व, और ये मान लो आपका है y इज इक्वल टू जी एक्स कर्व, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, इसके कोऑर्डिनेट मान लो ए बी, जस्ट मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालोगे वो भी, ठीक है। अब अगर आपने देखो वर्टिकल स्ट्रिप ली तो वर्टिकल स्ट्रिप पे वाई वेरी करेगा। अब देखो एक ही स्ट्रिप काम करती है कि देखो वर्टिकल स्ट्रिप का ये जो बॉटम है वो इसी कर्व पे वेरी करेगा इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नियर बाई, और वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप है जो इसी कर्व पे वेरी करेगा। तो एक ही स्ट्रिप से काम बन जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा टॉप माइनस बॉटम। वर्टिकल स्ट्रिप पे वाई वेरी कर रहा है तो टॉप माइनस बॉटम ही लोगे, दैट इज जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, और x वेरी कर जाएगा, यहाँ पर x a है, यहाँ पर अल्फा, x वेरी कर जाएगा a से अल्फा तक। बट अगर आप इसी में अगर आपने बोला कि नहीं मैं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना चाहती हूँ, तो बेटा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे ना तो आपका ये जो रीजन है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आप लोगे, हॉरिजॉन्टल देखो इसमें तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ये पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा, x की वैल्यू इधर पर पॉजिटिव इधर में नेगेटिव, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ग्राफ सही नहीं बताया, इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का बैठेगा नहीं, ठीक है। ओवर एंड ऑल देखो द थिंग इज वर्टिकल स्ट्रिप लिया तो वाई वेरी कर जाएगा, वाई वेरी करेगा टॉप माइनस बॉटम, और इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे जैसे ये रहा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे तो राइट माइनस लेफ्ट लोगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे एक्स वेरी करता है राइट, वर्टिकल स्ट्रिप पे जैसे वाई वेरी करता है तो यहाँ पर वाई ये है, यहाँ पर वाई ये, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे एक्स वेरी करेगा, एक्स यहाँ पर ये, एक्स यहाँ पर ये, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा पॉजिटिव होता है ना एरिया, तो राइट माइनस लेफ्ट दैट इज एफ वाई माइनस जी वाई, और ये डी वाई, और यहाँ पर वाई जो वेरी करेगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यहाँ से लेके यहाँ तक रन कर जाएगा। आगे बात समझ में, ओके। सो ओवर इन ऑल जब भी दो कर्व है, दो कर्व से मेरा रीजन बाउंडेड हो रहा है और उस बाउंडेड रीजन का मुझे एरिया निकालना है, तो आप बेटा वर्टिकल स्ट्रिप भी ले सकते हो, वर्टिकल स्ट्रिप पे वाई वेरी करता है तो टॉप माइनस बॉटम फॉर्मूला बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे एक्स वेरी करता है तो एक्स राइट माइनस लेफ्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब समटाइम्स अगर कंफ्यूजन होती है कि कब हॉरिजॉन्टल ले कब वर्टिकल ले, है ना, ले तो कुछ भी सकते हो, बट जनरली वो लेना कि आपका जो पूरा रीजन है वो एक ही स्ट्रिप के थ्रू काम बन जाए, मतलब एक ही स्ट्रिप से कवर हो जाए। जैसे कि सपोज कर लो ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये पैराबोला हो गया, ठीक है, जस्ट सपोज कर लो गाइस, ठीक है, सपोज कर लो। तो ये तो सर्कल है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मान लो, और ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सपोज कर लो, ठीक है, ये वाला। अच्छा, तो मुझे मान लो कि इस रीजन का एरिया निकालना है, जस्ट सपोज कर लो मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है, इस रीजन का एरिया निकालना है। अब यहाँ पर देखो एक तो हिंट ये भी मिल रहा है कि ये जो भी मेरा रीजन हो रहा है उसका एक बाउंड्री क्या आ रहा है, देखो चलो हाँ वेरी गुड, एक कर्व ये हो गया, मान लो ये C1 कर्व है और दूसरा कर्व ये हो गया C2 कर्व है, इन दोनों से बाउंडेड ये रीजन मिल रहा है, इसका मुझे एरिया निकालना है। अच्छा, अब इस जो ये क्लोज रीजन आ रहा है उसकी एक बाउंड्री क्या एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दैट इज एक्स एक्सिस है। तो मैंने अभी तो बोला था कि अगर एक बाउंड्री अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस हो दैट इज एक्स एक्सिस हो तो आप क्या लोगे, वर्टिकल स्ट्रिप लोगे, बोला ना मैंने ये। बट आप यहाँ देखो बेटा, अगर आपने वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया, वर्टिकल स्ट्रिप पे कौन वेरी करता है, वाई वेरी करता है, वर्टिकल स्ट्रिप पे कौन वेरी करता है, वाई वेरी करता है। तो यहाँ पर तो वाई क्या है, 0 है, और ऊपर में वाई क्या होगा, ऊपर में वाई इससे आएगा, पैराबोला से आएगा, ऊपर में वाई आ जाएगा आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4x। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप यू मूव करेगी तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जब इधर वर्टिकल स्ट्रिप आएगी, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अगर इधर वर्टिकल स्ट्रिप आएगी तो बॉटम तो इसका y इक्वल टू 0 ही है, बट टॉप किस पे चला गया, टॉप सर्कल पे चला गया, टॉप सर्कल पे चला गया, मतलब यहाँ पर y क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो वर्टिकल स्ट्रिप ली इस केस में, तो मेरा जो रीजन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, मतलब मुझे
मतलब मुझे निकालना होगा एरिया ऑफ दिस रीजन प्लस एरिया ऑफ दिस रीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो भाई यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेने पे तो मेरी कैलकुलेशन बढ़ गई, तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप नहीं लूंगी, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप नहीं लूंगी, मैं क्या लूंगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगी। देखो यहाँ पर अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली, ये देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, ये लो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे कौन रन करता है, एक्स रन करता है। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देखो, इसको अगर मैं इधर भी लूती हूँ तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो तो किस पे रन करेगा, वो तो पैराबोला पे रन करेगा, राइट। और इसका जो राइट वाला पार्ट है वो किस पे रन करेगा, वो रन करेगा सर्कल पर, वो रन करेगा सर्कल पर। तो ये स्ट्रिप मेरी यू मूव करेगी। तो इस केस में मुझे क्या लेना होगा, मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा टू गेट द एरिया ऑफ दिस रीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना कि जब जो मेरा जो रीजन आ रहा है जिसका मुझे एरिया निकालना है, तो आप वर्टिकल स्ट्रिप लोगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे, आप वो स्ट्रिप लेना जिससे आपका रीजन जो है एक ही स्ट्रिप से पूरा कवर हो जाए, दो रीजन में डिवाइड ना हो। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब जनरली ये वाले केसेस कब आते हैं कि भाई वर्टिकल में ज़्यादा कैलकुलेशन आ रही थी, हॉरिजॉन्टल में सिंगल कैलकुलेशन आएगी। जनरली तब आते हैं जब मेरा जो रीजन आ रहा है ना उसमें कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। तो जब भी आप रीजन निकालो, रीजन को ट्रेस करोगे, रीजन का डायग्राम बनाओगे, तो उसमें देखना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं आ रहा है। अगर रीजन आपने ट्रेस किया, समवेयर कर्व में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो भाई पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब फॉर्मूला लगाने से पहले, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाने से पहले देख लेना कौन सी स्ट्रिप काम करेगी। काम वो करेगी, काम तो दोनों ही कर जाएगी, बट भाई हमें वो लेनी है जिससे हमारी कैलकुलेशन कम हो, जिससे हमारी कैलकुलेशन कम हो, मतलब पूरा रीजन एक ही स्ट्रिप से कवर हो जाए। अंडरस्टूड? आ गई बात समझ में? यस। तो ये ध्यान देना। चलिए, ये हो गया हमारा एरिया। नाउ नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या आता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है भाई, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट रहेगा उसका ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। डिग्री क्या होती है, डिग्री के लिए क्या होनी चाहिए, मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिस शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। पॉलिनोमियल पता है ना? हाँ, तो पॉलिनोमियल में सपोज करो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स लिया है, तो एक्स के प्लेस पर कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है। हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। अगर ऐसी है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस केस में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव रहेगा उसकी जो मैक्सिमम पावर रहेगी, वो मैक्सिमम पावर किसको रिप्रेजेंट करती है, डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल लिया, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो ऑर्डर तो क्या हो गया इसका 3 हो गया, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर क्या 2 ही है, तो डिग्री क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। बट अगर सपोज करो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो डेरिवेटिव्स में अगर पॉलिनोमियल नहीं है, डेरिवेटिव्स में वो पॉलिनोमियल नहीं है, या डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल को मैं कन्वर्ट भी नहीं कर पा रही हूँ उसको, राइट, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, राइट। ऑर्डर हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, बट डिग्री हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, वो सॉल्यूशन कहलाता है। जनरल सॉल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर नंबर ऑफ ऑर्डर, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, तो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। अगर जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यूज अगर मैं दे देती हूँ, तो वो जो सॉल्यूशन का आएगा वो आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? चलो, ना फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लो मेरे पास कोई फैमिली ऑफ कर्व है, भाई हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, तो वो फैमिली ऑफ कर्व कहलाती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन मिलता है जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर पाती हूँ। तो मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका जनरल सॉल्यूशन है जिसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फैमिली ऑफ कर्व रहेगी जिसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट है, C1 C2 अप टू Cn। तो इसको मुझे क्या करना होगा, सिंस में n आर्बिट्री कांस्टेंट है तो मैं इसको n टाइम डिफरेंशिएट करूंगी, इसको n टाइम डिफरेंशिएट कर दूंगी, तो n इक्वेशन तो वो मिल जाएगी, एक इक्वेशन ये हो जाएगी, तो मेरे पास टोटल n+1 इक्वेशन हो जाएगी। अब इन n+1 इक्वेशन में से मेरे को क्या करना होगा, इन C1 C2 अप टू Cn n आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा, और एलिमिनेशन इस प्रकार से लूंगी कि जो रिजल्टेंट इक्वेशन आए उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो वो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आगे बात समझना, बस यही है। अब इनका एलिमिनेशन कैसे करते हैं उसके लिए कोई फिक्स स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, जो मेथड आपको अप्रोप्रिएट लगे वो लगा दो एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के ही सॉल्यूशन देखेंगे। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैन बी रिटन एज ऐसा कुछ लिख सकते हैं, dy by dx से f इज ए फंक्शन ऑफ xy प्लस
g इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख सकते हो, या इसको लिख सकते हो m इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ पर एफ जी एम और एन जो भी है दे आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। ठीक है, अच्छा, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। इसको सॉल्व करने के 3-4 मेथड है यहाँ पर। एक तो होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, भले ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो पाए। मतलब मान लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर सकूँ, मैं बोल सकूँ कि dx के कोएफिशिएंट फंक्शन में जो आ रहा है वो प्योरली x का ही आ रहा है, और dy के कोएफिशिएंट में जो आ रहा है वो प्योरली y का ही आ रहा है। अगर मैं इस प्रकार से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकूँ, मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, सेपरेट हो गए। वेरिएबल सेपरेट हो गए, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो और यहाँ पर आर्बिट्रेट, तो बस इस प्रकार से जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, ठीक है, सेपरेबल फॉर्म, मतलब इसके लिए मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए सम फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट होना चाहिए, फंक्शन ऐसा होना चाहिए। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में अगर मुझे दिख पा रही है तो इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, रिड्यूस कर सकती हूँ। कैसे? आफ्टर टेकिंग सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ये सिंगल वेरिएबल है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको मान लेते हैं कुछ v, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ए प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो ये पुट कर दोगे, ए एक्स प्लस बी वाई की जगह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह ये पुट कर दोगे। तो ये जो इन सब्स्टिट्यूशन के बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो ऐसी आएगी जो कि वेरिएबल सेपरेबल में, मतलब वहां पर वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लोगे और लास्ट में v इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पुट कर दोगे। ठीक है, ये हो गई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में रिड्यूसिबल। अच्छा, नेक्स्ट आ रही है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, मतलब मान लो मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ टू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जहाँ पर एफ वन एफ टू बोता है तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ द सेम डिग्री। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी, होमोजीनियस। अब f1 और f2 दोनों अगर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x y है तो ऑब्वियस ही बात है इसको लिख सकती हूँ मैं g इज द फंक्शन ऑफ y बाई x या g इज द फंक्शन ऑफ x बाई y, लिख सकती हूँ ना, पता है ना ये तो बस। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो यहाँ पर भी देखो बेटा, यहाँ पर g इज द फंक्शन ऑफ y बाई x आएगा, मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन काम कर जाएगा। ये भी सब्स्टिट्यूशन के बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट हो जा रही है, राइट। तो यहाँ पर भी y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या ले लोगे, v ले लोगे, दैट इज y इज इक्वल टू वी एक्स आ गया। डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ गया, राइट। डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये y बाई एक्स की जगह ये पुट कर दोगे यहाँ पर, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट होने के बाद सॉल्व कर लेंगे और सबसे लास्ट में v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स पुट कर देंगे, खत्म कहानी, बस यही है, राइट। चलिए नेक्स्ट आती है हमारे पास डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो लीनियर इन y भी हो सकती है, लीनियर इन x भी हो सकती है। मतलब मेरी इक्वेशन देखो, ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कैन बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। देखो, या तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू, जहाँ पर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x ओनली, या फिर कॉन्स्टेंट हो, तो ये तो होगी लीनियर इन y। ये तो होगी मेरे पास इक्वेशन लीनियर इन y, ठीक है। बट अगर सपोज करो मुझे मिल रहा हो डी एक्स बाई डी वाई प्लस आर इज द फंक्शन ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू एस इज द फंक्शन ऑफ वाई, आर और एस जो है दे आर द फंक्शन ऑफ वाई ओनली या फिर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगी, ये इक्वेशन होगी हमारी लीनियर इन एक्स, ठीक है। तो लीनियर इन वाई भी हो सकती है, लीनियर इन एक्स भी हो सकती है। लीनियर इन वाई है अगर मेरे पास, तो इसके लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो कि क्या आता है, ई रेज टू पी डी एक्स। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, फिर सॉल्यूशन आ जाएगा y टाइम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फंक्शन जो कि q है, q टाइम इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंसी, ठीक है। इस केस में अगर ये वाला केस है तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ई रेज टू इंटीग्रेशन r इज द फंक्शन ऑफ y dy, और सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल x टाइम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फंक्शन s टाइम इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस का कॉन्स्टेंसी, बस खत्म कहानी। सो ओवर एंड ऑल हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको इस फॉर्म में या इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब देख लेंगे वो लीनियर इन एक्स या लीनियर इन वाई है क्या, अगर है तो रेस्पेक्टिवली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के जनरल सॉल्यूशन हम इन फॉर्मूला से दे देंगे, बस खत्म। तो इन चारों मेथड के थ्रू
मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिस भी फॉर्म में आ रही है उस फॉर्म को आइडेंटिफाई करके हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अगर कुछ कंडीशन दी हुई होगी जिसके थ्रू आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाएंगे या सी की वैल्यू निकाल पाएंगे तो जनरल सॉल्यूशन से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। बस खत्म, इतना ही है डिफरेंशियल इक्वेशन में। चलो नेक्स्ट लेते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 है हमारा वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स। चलो वेक्टर क्या होता है, एक हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है, उस लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट ले लिए तो बेसिकली वेक्टर क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है, इस लाइन पर अगर मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन ए और बी पॉइंट को अगर मिला दिया तो ये सेगमेंट हो गया। अगर इसकी डायरेक्शन ए टू बी ले ली तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया। ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही क्या कहलाता है, हमारा वेक्टर कहलाता है। जहाँ पर ए पॉइंट है वो तो इनर्शियल पॉइंट कहलाता है और बी पॉइंट है वो टर्मिनल पॉइंट कहलाता है इस वेक्टर की, और इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। बस यही है वेक्टर हमारा। अच्छा, तो इस वेक्टर से रिलेटेड 3 डेफिनेशन हमारे पास होती है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की जो बात करते हैं। पहला होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो वेक्टर ए बी है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसकी लेंथ जो होती है, उसकी जो लेंथ होती है उसको हम उसका मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, सेंस मतलब उसकी डायरेक्शन, मतलब इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ क्या डायरेक्शन है। द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू इट्स टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड इट सेंस। ठीक है, चलो ये सेंस है। सपोर्ट भाई जो भी वेक्टर है वो किसी न किसी लाइन पर तो लाई करेगा, तो जिस लाइन पे लाई कर रहा है वो जो लाइन होगी वो उसकी क्या कहलाती है, इनफाइनाइट लेंथ की जो लाइन होती है वो उसका उस वेक्टर का क्या कहलाता है, सपोर्ट कहलाता है, सपोर्ट लाइन कहलाती है। क्लियर है, चलो। अच्छा, अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स की बात करें। एडिशन ऑफ वेक्टर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो एक तो आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कब आता है, सपोज करो मेरे पास ए और बी 2 वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से वेक्टर है कि ए वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वो बी वेक्टर का क्या हो रहा है, इनर्शियल पॉइंट हो रहा है। ए वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट हो रहा है वो बी वेक्टर क्या हो रहा है, इनर्शियल पॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो इन ए और बी वेक्टर्स का अगर मैं सम कर देती हूँ तो ए प्लस बी वेक्टर जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो एक ऐसे वेक्टर के इक्वल होगा जिसका इनर्शियल पॉइंट तो ए का इनर्शियल पॉइंट हो रहा है और टर्मिनल पॉइंट बी का टर्मिनल पॉइंट हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो मिलता है ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है। मतलब कि यहाँ पर मिल जा रहा है ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ये आ जा रहा है हमारा ट्राइंगल ऑफ एडिशन। अगर किसी ट्राइंगल में अगर साइड्स को, व्हेन द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर टेकन इन ऑर्डर देन द रिजल्टेंट विल बी दिस। मतलब मान लो मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ये ए बी सी है, इसकी साइड्स मतलब मैंने लिया ए बी बी सी और सी है। ठीक है, तो बाय द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ए बी प्लस बी सी ये किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी ये तो ए सी के इक्वल होगा, ये तो AC के इक्वल होगा ना। बट AC किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ CA के इक्वल होगा। डायरेक्शन चेंज कर दूंगी तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको अगर मैं इधर लिया है तो AB प्लस BC प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो जा रहा है। ठीक है, तो यही है। अब नेक्स्ट ऐसे होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन में मान लीजिए कि मेरे पास 2 वेक्टर हैं दो वेक्टर है A और B वेक्टर, सच दैट दोनों का इनर्शियल पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है, दोनों का इनर्शियल पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है। A वेक्टर ये है तो B वेक्टर मेरा ये है। ठीक है, कि अब अगर मैंने इनसे जाता हुआ अगर एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर लिया OACB, एक पैरेललोग्राम मैंने बना लिया। ठीक है, तो ये जो कॉमन वर्टेक्स है, इस कॉमन वर्टेक्स से जाता हुआ जो डायगोनल है, इस कॉमन वर्टेक्स से जाता हुआ जो डायगोनल है वो किसके इक्वल होगा, वो A एंड B वेक्टर्स के सम के इक्वल होगा, A एंड B वेक्टर के सम के इक्वल होगा। यही कहलाता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सिंस ये वेक्टर क्या पैरेलल है, सेम है, तो यही क्या होगा, ये बी वेक्टर होगा। तो इसी में देखो a प्लस बी इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी इसी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में आ जा रहा है। क्लियर है, बस यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। डायरेक्शंस वगैरह इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना, इस पर बेस कोई क्वेश्चन आते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। जीरो जो होता है वो एडिटिव इनवर्स होता है। किसी वेक्टर को अगर का नेगेटिव ले लिया तो वो उसका क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। चलो नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। भाई कोई भी मेरे पास वेक्टर है, उस वेक्टर को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कि हमें पता होनी चाहिए, देख लो यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर, भाई किसी भी वेक्टर का अगर मैं पोजीशन वेक्टर लूंगी तो पोजीशन वेक्टर हमेशा एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। तो मैं थ्री डायमेंशन में चली जा रही हूँ। 3 डायमेंशन में अगर मैं गई, ठीक है, ये x y और ये z एक्सेस हो गया। ठीक है, 3 डायमेंशन में अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा बीटा गामा है, जो सपोज कर लो, इसका अगर मुझे पोजीशन वेक्टर देखना है तो पोजीशन वेक्टर हमेशा विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट लिया जाता है। अब 3D डायमेंशन में हमारा जो फिक्स पॉइंट है वो ओरिजिन कहलाता है। तो पोजीशन वेक्टर इस P पॉइंट का हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लूंगी, जो कि कहलाएगा ये OP वेक्टर, जो कि कहलाएगा ये OP वेक्टर। ठीक है, OP वेक्टर। अच्छा, अब x y z ये हमारे डायरेक्टेड
एक्सेस है। इनकी डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को हमेशा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, पता ही है ना। यस, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन को आई कैप रिप्रेजेंट करता है, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन को जे कैप रिप्रेजेंट करता है, जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन को के कैप रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये बताइए तो इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे दिया जाएगा? अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। अल्फा इसका एक्स कंपोनेंट होगा, बीटा इसका वाई कंपोनेंट हो गया, गामा इसका जेड कंपोनेंट हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट वाइज फॉर्म में मैंने पोजीशन वेक्टर लिख देना है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो मेरे को ये मिल गया। तो ये क्या, ये इस वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करते रहा, मतलब ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते रहा। तो इस प्रकार से किसी भी पॉइंट का इधर वो 2D में हो 3D में हो, हम उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर है गाइस? चलो ओके। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट। मान लीजिए पी क्यू कोई वेक्टर है, मान लीजिए पी क्यू कोई वेक्टर है, पी क्यू मेरे पास ये वेक्टर है, ठीक है, ये बहुत काम में आएगा। पी क्यू एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर का मुझे रिप्रेजेंटेशन देना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट। तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओपी के ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये ओपी हो गया, क्यू का पोजीशन वेक्टर ये ओक्यू हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बन जा रहा है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से मुझे क्या मिल जा रहा है? ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर, ये मिल जा रहा है, राइट। तो यहाँ से पी क्यू वैक्टर किसके इक्वल हो गया? पी क्यू वैक्टर हो गया मेरा ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर। ओपी ओ क्यू क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, ओपी क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, राइट। तो पी क्यू वैक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। यस, इस प्रकार से किसी भी वेक्टर को उसके एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ध्यान देना, बस यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी, तो ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, कोलिनियरिटी। दो वेक्टर्स की कोलिनियरिटी बताएंगे। कोलिनियरिटी ऐसे वेक्टर जो कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो या फिर जिनके सपोर्ट्स क्या हो, पैरेलल हो, वो कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। दो वेक्टर को अगर कोलिनियर बताना है तो आपको बता देना होगा वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। टू वेक्टर्स ए बी आर कोलिनियर इफ देयर एग्जिस्ट लैम्डा स्केलर सच दैट वन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम अदर, ठीक है। चलो, दो वेक्टर की कोलिनियरिटी तो हम इससे बता देंगे। और सपोज करो मेरे पास कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स बतानी है। 3 पॉइंट्स मान लो मेरे पास ए बी सी 3 पॉइंट है, इनकी कोलिनियरिटी बतानी है। तो 3 पॉइंट्स की हेल्प से हम दो वेक्टर बता लेंगे। हम ए बी वेक्टर बना सकते हैं, हम बी सी वेक्टर बना सकते हैं, या फिर हम ए सी वेक्टर बना सकते हैं, बी सी वेक्टर बना सकते हैं, या फिर हम ए बी वेक्टर बना सकते हैं, ए सी वेक्टर बना सकते हैं। कोई भी इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से कोई भी दो वेक्टर्स के पेयर ले लेना, कोई भी दो वेक्टर्स के पेयर ले लेना और शो कर देना वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। अगर ऐसा आ जा रहा है मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू तो हम दो वेक्टर की कोलिनियरिटी या 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी शो कर देंगे। अच्छा, अब ये दो थ्योरम्स हैं जिसमें से इसको तो केवल याद ही रख लो। ये कह रहा है टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर एक्स एंड वाई नॉट बोथ जीरो सच दैट एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये तो थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट याद रखना। कोलिनियरिटी शो करने के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं, स्टेटमेंट याद रख लेना बस, एमसीक्यूज वगैरह में आए तो, ठीक है। सेकंड, इसका यूज रहेगा, इसका यूज रहेगा, है ना। कोलिनियरिटी वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें इस थ्योरम का यूज रहता है। ये थ्योरम क्या बोलती है? ए एंड बी आर एनी टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर। अगर ए एंड बी कोई भी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं एंड एक्स एंड वाई कोई भी दो स्केलर है सच दैट आपको मिल रहा है ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो मिला जहाँ पर ए और बी वेक्टर क्या है? नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है। तो ये इंप्लाई करेगा ये जो स्केलर्स है एक्स और वाई ये भी क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो इस थ्योरम का काफी यूज रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जहां पर वेक्टर्स नॉन कोलिनियर दिए हुए हैं और किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो इस थ्योरम का यूज रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ो। अब कोप्लेनरिटी, कोप्लेनरिटी हम 3 वेक्टर्स की बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट तो कोप्लेनरिटी शो करने के लिए टेस्ट है। तो 3 वेक्टर्स अगर मेरे पास है एबीसी, उनको कोप्लेनर बताना है तो हमें शो करना होगा कोई भी एक वेक्टर इज द स्केलर मल्टी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर इफ एनी वन वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। किसी भी एक वेक्टर को मैं अगर अदर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दूंगी तो ये तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? मेरे कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है। सपोज करो अब इसी प्रकार से अगर 4 पॉइंट की अगर कोप्लेनरिटी शो करनी है, 4 पॉइंट्स को अगर कोप्लेनर बताना है, ठीक है, एबीसीडी, तो हम कोई भी 3 वेक्टर्स बना लेंगे। एबीसीडी है तो या तो हम ए बी बी सी सी डी बना लेंगे या ए बी ए सी ए डी बना लेंगे, 3 वेक्टर्स बना लेंगे। इनमें से कोई भी लो, या तो आप इन तीनों वेक्टर को लो या इन तीनों वेक्टर को लो और शो कर दो कोई भी एक वेक्टर अदर का क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये तीनों वेक्टर्स अगर कोप्लेनर आ गए मतलब ये चारों पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? कोप्लेनर आ जाएंगे, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब इसमें से ये तो थ्योरम है, इसको तो केवल याद ही रख लो।
स्टेटमेंट में कुछ आ जाए तो कि 3 वेक्टर ए बी सी आर को प्लेनर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर एलिमेंट नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियस सच दैट एल ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तो बस याद रख लो, कोप्लेनरिटी शो करने के लिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये जो है इसका काफी यूज रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि जब एबीसी 3 वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर दिए हुए हैं, नॉन कोप्लेनर एबीसी 3 वेक्टर दिए हुए हैं सच दैट एक्स एंड एक्स वाई जेड 3 स्केलर से सच दैट ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा कि ये जो स्केलर से एक्स वाई जेड वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जैसे अभी कोलिनियरिटी में देखा था। तो इसका काफी यूज रहता है इस थर्ड वाले पॉइंट का, थर्ड थ्योरम का। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। नाउ डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। चलो मान लीजिए कि ये डायरेक्शन कोसाइंस की मैं बात करती हूँ, तो जो ओपी लाइन होती है, तो जो ओपी वेक्टर जो मान लो कोई ओपी वेक्टर है, मेरा ओपी वेक्टर तो समझ में आ गया ना। ठीक है, अब वो ओपी वेक्टर है, वो किसी न किसी लाइन पे रहेगा, तो वो जो लाइन है दैट इज वो वेक्टर जो है एक्स वाई एंड जेड की एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगा ही ना, ऑफ कोर्स बनाएगा। हाँ, तो इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल विच द वेक्टर ओपी मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रेस्पेक्टिवली, देन cos अल्फा cos बीटा cos गामा ये क्या कहलाते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं ऑफ द वेक्टर ओपी, और ये क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। इनको रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट से। ठीक है, ये एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गामा, ये नोटेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्शन रेशियोज की अगर मैं बात करती हूँ, डायरेक्शन रेशियोज की अगर बात करती हूँ, सपोज करो कोई लाइन सेगमेंट है जिसके एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, किसी वेक्टर आर के, आर वेक्टर बोल दो, ओपी वेक्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो, और एबीसी मेरे पास 3 ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं, 3 ऐसे कॉन्स्टेंट्स है कि मुझे क्या मिल रहा है, एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी मिल रहा है। सपोज कर लो, मतलब एलिमेंट को अगर मैंने एबीसी से डिवाइड कर दिया तो तीनों रेशियो क्या आ जा रहे हैं, इक्वल आ जा रहे हैं, इक्वल आ जा रहे हैं। तो ये जो वेक्टर आर है दैट इज जो वेक्टर ओपी है, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे ना, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू एबीसी नंबर, देन वी से दैट द डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर ऑफ वेक्टर ओपी आर प्रोपोर्शनल टू एबीसी। क्लियर है, समझ में आएगा। चलो अब नेक्स्ट, देयर आर सम रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अच्छा ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मान लीजिए कि आर वेक्टर को मैंने ले लिया ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, मतलब ए हो गया इसका एक्स कंपोनेंट, बी हो गया इसका वाई कंपोनेंट, सी क्या हो गया इसका जेड कंपोनेंट। अगर कोई आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है कोई भी वेक्टर, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज हम बता सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कैसे दोगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बी, सॉरी ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे ना, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू एबीसी, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू एबीसी, काम खत्म बस। ठीक है, तो जब भी किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ रहेगा तो हम उसके डायरेक्शन कोसाइन भी बता सकते हैं, और उसके डायरेक्शन रेशियोज किन के प्रोपोर्शनल है वो भी हम बता सकते हैं। चलो, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, इसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। जब डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, मतलब एबीसी डायरेक्शन रेशियोज ही तो थे, जब डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन भी मिल जाएंगे। इसी फॉर्मूला को रिवर्ट कर दो ना, अगर डायरेक्शन रेशियोज किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन रेशियोज का आइडिया मुझे लग गया, तो डायरेक्शन कोसाइन इससे मिल जाएगा ना, इस फॉर्मूला से। ठीक है, चलो टू पैरेलल वेक्टर हैव प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज। ध्यान देना बेटा, इसका काफी यूज होता है जब हम 11th चैप्टर करेंगे ना। पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। चलो, इफ ए वेक्टर आर हैज डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू एबीसी, यस डायरेक्शनल रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू एबीसी। ठीक है, देन उस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं, उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हम इससे दे सकते हैं। मतलब डायरेक्शनल रेशियोज अगर मेरे पास है प्रोपोर्शनल है किसी के, तो उस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे दे सकते हैं, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के एंड इनटू में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनफैक्ट ये तो सेम ही आ गया ना। ठीक है, नहीं तो लाइक यस करेक्ट ऐसे याद रखो। क्लियर है, चलो
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान देना। नेक्स्ट पढ़ो, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। सपोज करो मेरे पास कोई दो वेक्टर, ये ए वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ए डॉट बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, बस ये ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी देता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी या कुछ रिजल्ट है जो भी है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। अगर आई जे के मेरे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, तो सेम वेक्टर का सेम यूनिट वेक्टर का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगी तो वैल्यू 1 मिलेगी, क्यों, क्योंकि एंगल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बट किसी अपोजिट के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगी तो वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो रहा है, और कोस 90 डिग्री हमारा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है जी, ओके। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट दैट इज डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ए डॉट बी प्लस सी, हम ऐसे लिख सकते हैं, बी प्लस सी डॉट ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में अगर कोई स्केलर अगर आ जाता है तो स्केलर को हम किसी भी वेक्टर के साथ रख सकते हैं, स्केलर को हम किसी भी वेक्टर के साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जब भी दो वेक्टर्स के बीच का अगर हम मुझे एंगल निकालना है तो हमेशा हम डॉट प्रोडक्ट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम। तो थीटा अगर एंगल है दो नॉन जीरो वेक्टर्स के बीच का, तो ये डॉट प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन, तो यहाँ से कोस थीटा क्या आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर कंपोनेंट वाइज ए और बी अगर मेरे पास है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे दिया जाएगा, डॉट प्रोडक्ट इस प्रकार से दिया जाएगा, ए और बी अगर कंपोनेंट वाइज है तो इनका डॉट प्रोडक्ट इससे निकलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये कोस थीटा के लिए फॉर्मूला इवैल्यूएट हो जा रहा है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दैट इज दोनों के बीच का एंगल क्या रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, मतलब कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट 0 का इफ एंड ओनली ए 0 होगा या बी 0 होगा, या दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है मतलब या तो ए वेक्टर 0 या बी वेक्टर 0, या फिर दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, प्रोजेक्शन, देखो प्रोजेक्शन पे भी क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, ध्यान देना। प्रोजेक्शन क्या होता है, बेसिकली शेडो, ये ए वेक्टर है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी अगर निकालना है, ऑन बी या ऑन एल लाइन, ठीक है। तो इस ए वेक्टर का बेसिकली बी वेक्टर पे या एल लाइन पे शेडो क्या है वो पूछा गया, शेडो है बेसिकली, ठीक है। तो फॉर्मूले का डेरिवेशन तो नहीं दे रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ, द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप, एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए कैप, ठीक है। अब अगर मुझे प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, तो जैसे प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी निकालना है वेक्टर, तो डायरेक्शन का ही तो जरूरत पड़ी है डायरेक्शन की, तो बस यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे, और बी वेक्टर की किसकी डायरेक्शन में चाहिए, बी वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए ना, हाँ, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसका कैप। जनरली किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, कैप ही तो रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर बी कैप आ जाएगा बस। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए मतलब किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, और ए वेक्टर की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ए कैप रिप्रेजेंट करेगा, बस इसी के लिए देखो, इसी को खोलोगे तो यही फॉर्मूला आ रहा है। ये तो ए ऑन बी आ गया, बी ऑन ए करोगे, बी ऑन ए करोगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए कैप, और ए कैप की डायरेक्शन हो गई ए कैप। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो बेटा क्या मिलेगा, देखो बी वेक्टर ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक बात है, और बाहर वाला ए कैप क्या जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। इसको जब खोलोगे आप तो देखो बी डॉट ए, बाहर में ए मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर, आ गई ना बात समझ में, है ना। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, उसका कैप रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से हमें प्रोजेक्शन पता होगा, प्रोजेक्शन वेक्टर, ये फॉर्मूला से ध्यान रखना बस, ठीक है जी। चलो अब क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, सपोज करो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल मान लो ये थीटा है, ठीक है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो रहेगा वो ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और साथ में आएगा एन कैप, और साथ में आएगा एन कैप। अब ये जो एन कैप है वो क्या है, ए और बी के परपेंडिकुलर, ये जो दिख रहा है ना परपेंडिकुलर, ये है मेरा एन कैप। एन कैप ऐसा वेक्टर जो कि ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, या फिर ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये ऑरेंज वाला जो प्लेन मिला इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है एन कैप। ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखो, अब एन कैप ये तो क्या स्केलर क्वांटिटी है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो देखा जाए तो ए क्रॉस बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव जो भी है, मतलब जो भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ए क्रॉस बी और एन कैप की क्या डायरेक्शन सेम है, मतलब ये दोनों क्या पैरेलल वेक्टर है, ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू एन कैप, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है ना। हाँ, तो एन कैप बोल दो, या फिर ये जो है वो हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, या ए एंड बी जिस प्लेन में लाई करे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है।
चलो अब यहाँ से एन कैप कैसे निकालना है, एन कैप अगर निकालना है तो एन कैप क्या आता है, यूनिट वेक्टर है ना, हाँ, तो एन कैप निकाल लोगे आप, ये हो गया ए क्रॉस बी निकाल लोगे, डिवाइड कर दोगे इसके मैग्नीट्यूड से, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और एन कैप मेरा यूनिट वेक्टर है, तो इस फॉर्मूला से आप एन कैप निकाल लोगे। ठीक है गाइस। चलो नाउ रिजल्ट्स एंड रिजल्ट या प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ए और बी वेक्टर अगर कंपोनेंट वाइज गिवन है तो इस प्रकार से मैं, अच्छा ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, ए क्रॉस बी को मैं इस डिटर्मिनेंट के थ्रू निकाल सकती हूँ, राइट। बस इस डिटर्मिनेंट में ध्यान देना कि इसका जो एक्सपेंशन रहेगा वो अलोंग द फर्स्ट रो ही रहेगा। ठीक है, चलो A cross B is perpendicular to the plane which contains both A and B. Thus, the unit vector perpendicular to both A and B or to the plane containing is given by this. Yes, अभी बताया ना। क्रॉस प्रोडक्ट मेरा जीरो होगा तो या तो A जीरो होगा या B जीरो होगा, या फिर A और B दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है या फिर कोलिनियर वेक्टर से। ध्यान देना, इफ एंड ओनली इफ है ये भी। ठीक है, चलो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, दैट इज A क्रॉस B नीड नॉट बी विल नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में हो रहा था वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होएगा। ठीक है, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम, तो ये बेसिकली डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की ये बेसिकली हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग ज्योमेट्री में, क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्री में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बता सकते हैं, मेरे पास कोई भी ट्राइंगल है, मेरे पास कोई भी ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास होने चाहिए, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होने चाहिए, दैट इज मैं ये जो साइड्स है, साइड्स के वेक्टर में निकाल सकूं। सपोज करो बी वेक्टर को मैंने फिक्स किया, तो ये ए बी और ए सी ये मेरी एडजेसेंट साइड्स हो जाएगी, तो ए बी वैक्टर निकालोगे, बी सी ए सी वैक्टर निकालोगे, तो आप ले लोगे यहाँ पर ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपको दे देगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो आपको एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर लेने होंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा, उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लोगे और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपको रेस्पेक्टिव ट्राइंगल का एरिया दे देगा। ठीक है, चलो नाउ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस हैविंग पोजीशन वेक्टर एबीसी। मान लो वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर है आपके पास, वर्टिसेस है कैपिटल एबीसी, इनके पोजीशन वेक्टर है स्मॉल एबीसी। पोजीशन वेक्टर्स अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू एरिया दे सकते हो, क्या हो रहा है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, अच्छा अब तीन पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर एबीसी या कोलिनियर होंगे, कोलिनियर होंगे मतलब एक ही लाइन पे लाई करेंगे, मतलब कोई भी ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, तो मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, जीरो का। तो तीन वेक्टर्स मेरे कोलिनियर होंगे प्रोवाइडेड एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज जीरो, दैट इज ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, चलो द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी है तो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बट अगर पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ए एंड बी अगर डायगोनल्स हैं तो एरिया होगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, डायगोनल है तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, एंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो ए बी सी डी तो उसका एरिया जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी क्रॉस बी डी। ए सी और बी डी क्या है, उसके डायगोनल है, ए सी और बी डी क्या है, उसके डायगोनल है, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमारा हुआ।